है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि विवेकानंद जी कलकत्ता छोड़कर भ्रमण पर निकले थे। तो जब इन्होंने कलकत्ता छोड़ा था, किस सन में छोड़ा था, तो इन्होंने 1888 में जो है कलकत्ता को छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद जी को दीक्षित किया था, किसने दीक्षित किया था, तो ये इनके नाम है, इनमें से इनके गुरु का नाम एक तरह से आपको बताना है कि किसने उनको शिक्षा दी थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर बी। अगर देखिए विवेकानंद जी का दर्शन था, तो विवेकानंद जी का जो दर्शन है वो किस तरह का दर्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वभौमवादी दर्शन था विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से स्वामी विवेकानंद जी की लिखित पुस्तक है, तो यहाँ पर देखिए भ्रामरी, मेरे गुरुदेव, यामिनी या फिर उल्का, कौन सी पुस्तक विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है मेरे गुरुदेव। अगला क्वेश्चन, राजयोग तथा ज्ञान योग दोनों जो हैं स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें हैं, इसके लेखक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद। राजयोग, ज्ञान योग और एक और कर्म योग, तो 3 पुस्तकें योग करके आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है विवेकानंद ने कौन सी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया है। शिक्षा प्रणाली जो इन्होंने समर्थन किया था वो इन्होंने गुरुकुल प्रणाली का समर्थन किया था, हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था ये सब। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में विवेकानंद का दृष्टिकोण क्या है, तो विवेकानंद का दृष्टिकोण बताना है कि प्राचीन है, आधुनिक है, पाश्चात्य है या समन्वयवादी है। सही आंसर हो जाएगा इनका समन्वयवादी दृष्टिकोण है पाठ्यक्रम के विषय में। इनका पाठ्यक्रम भी हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था वहां पर। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या लक्ष्य है, तो शिक्षा का लक्ष्य जो है विवेकानंद के अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए मेनली उन्होंने बताया था चरित्र विकास। तो चरित्र विकास उनके अनुसार इनमें से चरित्र विकास ही सही है। आत्म शिक्षा, आत्म विकास ये उनके उद्देश्यों में नहीं है। चरित्र विकास जो है, अब देखिए उपरोक्त सभी मत कर देना यहाँ पर ना। अगला क्वेश्चन, चरित्र विकास में किन गुणों का विकास आवश्यक होता है। चरित्र विकास में आपका दृढ़ संकल्प और साहस होना चाहिए, तपस्या और परिश्रम, अच्छी आदतें, उपरोक्त सभी गुणों का विकास होना आवश्यक है। शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण है, इसका अर्थ विवेकानंद क्या बतलाते हैं। शिक्षा का लक्ष्य जो है मनुष्य निर्माण है, इसका अर्थ विवेकानंद क्या बतलाते हैं। इसका अर्थ विवेकानंद जी बतलाते हैं कि इसका अर्थ है चरित्र निर्माण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद जी का प्रारंभिक नाम था, तो प्रारंभिक नाम की अगर बात की जाए तो विवेकानंद जी का प्रारंभिक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। विवेकानंद जी की माता का नाम क्या था, तो विवेकानंद जी की माता का नाम आपका श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था, ऑप्शन नंबर डी। विवेकानंद जी के पिताश्री का नाम हमें बताना है, तो इनके पिताश्री का नाम था आपका श्री विश्वनाथ दत्त, ऑप्शन नंबर सी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म की डेट इनकी पूछ ली गई है और इनके जन्म दिवस पर एक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं वो आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में दिवस का नाम बताइए और कब मनाया जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। रामकृष्ण परमहंस के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्थित हुए थे, तो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे और उनके उत्तराधिकारी के रूप में वो प्रस्थित या नियुक्त हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। रामकृष्ण परमहंस का महाप्रस्थान हुआ था, तो महाप्रस्थान मतलब कब इन्होंने जो है अपने जीवन को, महापरिनिर्वाण एक तरह से कह सकते हैं हम, तो इनकी डेथ एक तरह से, तो सही आंसर हो जाएगा 1886 में। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद जी के पिता का देहावसान हो गया था, तो जब हमने इनकी बायोग्राफी पढ़ी थी तो वहाँ पर डिस्कस किया था, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1884 में, ऑप्शन नंबर ए। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से प्रथम साक्षात्कार कब किया था, यानी पहली बार ये कब मिले थे रामकृष्ण परमहंस से। सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1881 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आपने ईश्वर देखा है, यह प्रश्न विवेकानंद जी ने किससे पूछा था। तो ये जो प्रश्न है क्या आपने ईश्वर देखा है, ये उन्होंने महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से पूछा था। और अगला क्वेश्चन है, अपने ज्ञान के विकास के लिए मैं अपनी माँ का ऋणी हूँ, यह कथन जो है, यह कथन भी विवेकानंद जी का है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 20 MCQ आपके स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगले जो हमारे थिंकर हैं वो है गिजू भाई। अब गिजू भाई से रिलेटेड कुछ MCQ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है, गिजू भाई का दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो नाम है बच्चों का गांधी इनको कहा जाता है।
इनके उपनाम वगैरह, क्योंकि छोटे बच्चों की शिक्षा पे इन्होंने बहुत काम किया है। गिजू भाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो गिजू भाई का जन्म जो है ये सौराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 15 नवंबर 1885 को जन्मे थे। तो इनका जन्म तिथि आपको ध्यान रखनी है 15 नवंबर 1885। और अगला क्वेश्चन है, गिजुभाई बधिका का अध्ययन अध्यापन क्षेत्र रहा। तो जैसे कहा कि बालकों का गांधी इनको कहा जाता है, और तो इनकी जो एक तरह से अध्ययन अध्यापन का जो क्षेत्र रहा वो बाल शिक्षा आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिजुभाई में बालकों में विकसित करना चाहते थे शैक्षिक गुण, मानवीय गुण, सामाजिक गुण, निम्न सभी को विकसित करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गिजुभाई का विश्वास था कि बाल शिक्षा के समय आवश्यक है। बाल शिक्षा के समय ये आवश्यक मानते हैं आपका स्वतंत्रता, कि बच्चों को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिजुभाई ने निम्न सन में कानून की शिक्षा ग्रहण की थी। तो कानून की शिक्षा गिजुभाई ने ग्रहण की थी सन 1910 से 12 के बीच में इन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये गिजुभाई से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हो गए। अगले थिंकर जो हैं, अगले थिंकर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, गुरुदेव टैगोर का महाप्रयाण 7 अगस्त को निम्न सन में हुआ था। तो महाप्रयाण का मतलब होता है परलोक गमन बोल सकते हैं आप, या इनकी मृत्यु बोल सकते हैं। तो गुरुदेव की जो मृत्यु हुई थी वो आपका हुई थी 1941 में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सन 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कौन सी रचना के लिए? मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो क्वेश्चन भी पूछा था, आप लोगों ने सही आंसर भी किया था, तो आपको ध्यान ही होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। टैगोर ने शिक्षा को जीवन का माना है। शिक्षा को क्या माना है? जीवन का। तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश भी माना है, शक्ति भी माना है, स्वतंत्रता भी माना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टैगोर ने उच्चतम शिक्षा के विषय में अपनी निम्न में से कौन सी पुस्तक में लिखा है? यानी उच्चतम जो हायर एजुकेशन है उसके विषय में किस पुस्तक में इन्होंने लिखा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, टैगोर का धर्म था। टैगोर का धर्म क्या था? तो टैगोर का धर्म जो है ये मानव धर्म को मानने वाले हैं। अब यहाँ से देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानते थे, मानव धर्म को ही इन्होंने सर्वोपरि माना है, तो इसलिए मानव धर्म। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म निम्न सन में हुआ था। तो इनका बर्थडे आपको याद ही होना चाहिए। सही आंसर आपका हो जाएगा 7 मई 1861 और 1863 में। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था एक और महान थिंकर। अगला क्वेश्चन, टैगोर ने अपने पिता श्री देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित आश्रम को एक विद्यालय का रूप दिया जिसका नाम पड़ा। तो इस विद्यालय का नाम पड़ा था आपका शांति निकेतन या विश्व भारती। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न मासिक पत्रिका का लेखन कार्य किया था। तो कौन सी मासिक पत्रिका थी जिसका लेखन कार्य रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारती और साधना, 2 मासिक पत्रिकाओं का इन्होंने लेखन कार्य किया था। टैगोर के जीवन काल पर निम्न संप्रदाय का प्रभाव दिखता है। किस संप्रदाय का प्रभाव जो है टैगोर के जीवन काल पर दिखता है? सही आंसर आपका हो जाएगा, इनमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, सभी संप्रदायों का प्रभाव जो है टैगोर के जीवन काल पर दिखता है। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर निम्न ग्रंथ से प्रभावित थे। कौन से ग्रंथ से टैगोर जी प्रभावित थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये उपनिषदों से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर ए। रविंद्रनाथ इंग्लैंड से भारत वापस आए थे। तो टैगोर साहब इंग्लैंड से भारत वापस आए थे 1881 में, 1881 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रिलीजन ऑफ मैन। देखिए ये इंपॉर्टेंट बुक है, रिलीजन ऑफ मैन, यानी जो मानव धर्म, मानव धर्म जो है ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? टैगोर जी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1878 ईस्वी में टैगोर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। कहाँ गए थे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये इंग्लैंड गए थे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा का शुभारंभ हुआ था। तो ये ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। टैगोर के पिता श्री का नाम
हमें बताना है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनसे क्वेश्चन किया था विवेकानंद ने कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो ये भी ध्यान रखिए। अगला जो थिंकर है हमारा, अगले थिंकर हमारे महात्मा गांधी जी हैं। गांधी जी के बारे में सारा एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, अगेन सारा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस सन में इंग्लैंड को प्रस्थान किया था? तो इंग्लैंड कब गए थे गांधी जी? तो इंग्लैंड से वापस कब आए, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा आप। तो इंग्लैंड कब गए थे गांधी जी? सही आंसर हो जाएगा आपका 4 सितंबर 1887 ईस्वी को गांधी जी इंग्लैंड गए थे। गीत बौद्ध नाम के भाष्य का अनुवाद अनासक्ति योग के नाम से किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पर नाम देखिए, नाम में कंफ्यूज नहीं होना। करमचंद गांधी जी उनके पिताजी का नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी ने। गांधी जी एक लेखक के साथ साथ थे, क्या थे? शिक्षा शास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी थे और आदर्शवादी भी थे। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो का नारा। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, कौन से सन में साबरमती आश्रम की स्थापना? तो ये 1915 में की थी, 1915 में साबरमती आश्रम। अगला क्वेश्चन, निम्न महापुरुष को भारत में सिद्ध पुरुष एवं युग निर्माता जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को ही जाना जाता है सिद्ध पुरुष और युग निर्माता के नाम से। गांधी जी का पाणी ग्रहण संस्कार कब हुआ? पाणी ग्रहण मतलब विवाह कब हुआ इनका, गांधी जी का? तो पाणी ग्रहण संस्कार जो है गांधी जी का, ये हुआ था आपका 1882 में। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न समय तक गांधी जी का जीवन अफ्रीका के भारतीयों को स्वतंत्र कराने में बीता था। तो अफ्रीका के भारतीयों को स्वतंत्र कराने में गांधी जी का जीवन बीता था, किस समय तक एक तरह से बीता था? तो सन 1901 तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, 10 जून 1891 को इंग्लैंड से भारत वापस लौटे थे। तो 10 जून 1891 में तो इंग्लैंड से भारत वापस लौटे थे ये कौन? गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी ने बैरिस्टरी उत्तीर्ण की थी, किस वर्ष जो है उन्होंने बैरिस्टरी उत्तीर्ण की थी? तो बैरिस्टरी, उन्होंने, बैरिस्टर थे ये बहुत फेमस, इन्होंने उत्तीर्ण करी थी 1891 में, जब ये इस तभी तो इंग्लैंड से वापस आए, इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त करी थी। गांधी जी की माता श्री का नाम था? तो गांधी जी की माता श्री का नाम सभी को पता ही है, श्रीमती पुतलीबाई हो गया, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी के पिता श्री का नाम करमचंद गांधी हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन है। गांधी जी का जन्म निम्न स्थल पर जाना जाता है, तो कहाँ पर हुआ था गांधी जी का जन्म? तो स्थान है आपका पोरबंदर, सुदामापुरी, काठियावाड़, गुजरात। तो ये ध्यान रखना है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869, 1869। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के विषय में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि, डॉक्टर राधाकृष्णन ने गांधी जी के विषय में कहा था कि गांधी जी अतीत और भविष्य की देहली थे। अतीत की भी क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो द्विमुखी और त्रिमुखी में कंफ्यूजन नहीं होना था, ये कहा है एडम्स ने। और त्रिमुखी किसने कहा है? अगला क्वेश्चन हमारा त्रिमुखी प्रक्रिया को रिलेटेड है, तो ये जॉन डीवी ने कहा था। तो डीवी साहब ने त्रिमुखी कहा और एडम्स साहब ने आपका द्विमुखी कहा। तो एडम्स हो गया आपके द्विमुखी और डीवी हो गया आपके त्रिमुखी। तो इन्होंने त्रिमुखी कहा और इन्होंने द्विमुखी कहा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अगेन, क्योंकि जो शिक्षा की अवधारणा है उससे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको। तो इसका सही उत्तर है आपका ये प्लेटो की अवधारणा है, प्लेटो का स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक बीमा होती है। बीमा था ये, बीमा होती है। यह कथन किसका है? तो ये बीमा से रिलेटेड जो कथन है ये महात्मा गांधी जी का है कि बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा है, यानी बेरोजगारी को दूर करने का एक साधन के रूप में आपकी सच्ची शिक्षा होनी चाहिए। यह किसने कहा था? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना है। अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और यह जो स्टेटमेंट है आपका ये भी आपका महात्मा गांधी की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा। शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है, यह शिक्षा का
कौन सा अर्थ है? व्यक्ति को सिर्फ जो साक्षरता पर बल देगा वो संकुचित अर्थ है कि केवल साक्षर बनाना शिक्षा का उद्देश्य है, या शिक्षा की प्रक्रिया का केवल साक्षर बनाना उद्देश्य है, तो वो संकुचित अर्थ है। तो ये संकुचित अर्थों में शिक्षा हो गई। हम ये थ्योरी सेक्शन में सारी चीजें पढ़ चुके हैं डिटेल। कम्युनिटी शब्द योग से बना है, तो कम्युनिटी शब्द जो है ये आपका कम्युनिस्ट शब्द से बना है। कम्युनिस्ट जो कि लैटिन शब्द है, कम्युनिस्ट से बना है। तो इसका जो किस किस के योग से बना है, तो ये कम और म्यूनिस के योग से बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन ये स्टेटमेंट अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो कॉपी पेन उठाइए, नोट कर दीजिए, क्योंकि ये आपको रिवीजन करना होगा लास्ट टाइम पे भी, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा किस प्रकार का साधन है? राज्य शिक्षा जो है वो किस प्रकार का साधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्या है, एक तरह से औपचारिक साधन है। राज्य के द्वारा प्रोवाइड करवाने वाली जैसे स्कूली शिक्षा हो गई जिसपे राज्य का नियंत्रण है, वो सब क्या है, औपचारिक शिक्षा है। क्योंकि स्कूल एजुकेशन है, वहां पर आपका टाइम फिक्स है, स्कूल जाने का टाइम फिक्स है, सिलेबस फिक्स है, तो जो सीमित जो संसाधन फिक्स होते हैं, समय फिक्स होता है, तो ये औपचारिक शिक्षा होती है। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का तात्पर्य है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, और ये इंपॉर्टेंट है। और इसका तात्पर्य होता है कि भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना, ये होती है आपकी सांस्कृतिक विडंबना है। ये एक्चुअली सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निर्विद्यालयीकरण से तात्पर्य है, डिस्कूलाइजेशन। जो निर्विद्यालयीकरण से तात्पर्य होता है आपका शिक्षा के अप्रत्यक्ष साधन, शिक्षा के अप्रत्यक्ष साधन यानी स्कूल को छोड़कर जो अप्रत्यक्ष साधन है, तो ये हो गया शिक्षा के अप्रत्यक्ष साधन, निर्विद्यालयीकरण। विद्यालय रहित शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, किससे प्राप्त की जा सकती है विद्यालय रहित शिक्षा? मित्र मंडली से, धार्मिक गोष्ठियों से, तो ये सभी से, आर्थिक संस्थाओं से, सभी से आपकी विद्यालय रहित यानी बिना विद्यालय के शिक्षा अर्जित की जा सकती है। औपचारिक शिक्षा में कोई नहीं होता है, औपचारिक शिक्षा में कोई नहीं होता है, क्या नहीं होता है? एक तरह से तो कोई बंधन नहीं होता है, सॉरी अनौपचारिक है ये, इसमें कोई बंधन नहीं होता है, आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। विद्यालय रहित शिक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम किसने की थी? तो एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यालय रहित शिक्षा की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी इवान एलिच ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अध्यापक द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान प्रमाण पत्र रूपी पार्सल है। अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अध्यापक द्वारा दिया जाने वाला जो ज्ञान है वो एक तरह का प्रमाण पत्र रूपी पार्सल है। यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट है आपका, ये भी इवान एलिच का है, जो कि क्योंकि इन्होंने क्या निर्विद्यालयीकरण की धारणा दी थी, तो इसलिए इवान एलिच इसका सही आंसर है। विद्यालयों को समाप्त कर देना श्रेयस्कर होगा, यह कथन किसका है? तो विद्यालय निर्विद्यालयीकरण जिसने दिया तो उसी से रिलेटेड होगा आपका, ये है एलिच का। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो पॉइंट या जो क्वेश्चन या जो स्टेटमेंट आपका थ्योरी सेक्शन में कवर नहीं हो पाया होगा, कोई अगर एक आध रह गया होगा तो वो इस प्रैक्टिस सेशन में आपका कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छिपा पाठ्यक्रम होता है, छिपा पाठ्यक्रम होता है, देखो छिपा हुआ पाठ्यक्रम, तो ये ऑप्शन है आपके पास। पाठ्यक्रम का प्रयोजन वस्तुनिष्ठ रीति से प्रकट करना, छिपा पाठ्यक्रम हमें बताना है, तो पाठ्यक्रम का प्रयोजन वस्तुनिष्ठ रीति से प्रकट करना, इसी को छिपा पाठ्यक्रम कहते हैं। अगला है, इवान इलिच के विचारों के अनुसार निम्न तथ्यों में कौन कौन से उसके विचार हैं? तो कुछ तथ्य दिए गए हैं और इवान एलिच के विचार इनमें से छांटने हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका, विद्यालय एक नया मजहब नहीं, ये भी उन्होंने कहा। विद्यालय एक श्रमिक बाजार है, निर्विद्यालयीकरण एक क्रांतिकारी संभावना है, तो उक्त तीनों आपकी सही हो गई। सच्ची शिक्षा व्यक्ति के समरूप एवं सर्वांगीण या चतुर्दिक विकास में पाई जाती है, यह किसने कहा है? तो ये आपका स्टेटमेंट है आपका एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का स्टेटमेंट है कि सच्ची शिक्षा जो है समरूप एवं सर्वांगीण या चतुर्दिक विकास में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत अर्थ में शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। हमने शिक्षा के सारे अर्थ समझे थे, संकुचित, व्यापक, विस्तृत, तो आजीवन चलती रहती है, यह
कहा था। स्टेटमेंट, अगेन मैंने कहा कि जो स्टेटमेंट आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो कॉपी पेन उठाकर नोट कर लीजिए, ये आपको हेल्पफुल होंगी जरूर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीएस मैकेंजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुदाय हम भावना तथा जीवन की कुछ मात्रा में एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाने वाला समूह है, यह कथन किसका है? तो हमारे पास सोशियोलॉजी भी है, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, तो वहां से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको। समुदाय हम भावना, हम की भावना तथा जीवन की कुछ मात्रा में एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाने वाला समूह है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट आपका बोगोर्ड्स का है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, ये स्टेटमेंट आपका, ये तो फेमस है, सभी को ध्यान होगा, अरिस्टोटल। शिक्षा का अर्थ छात्र और शिक्षक के मध्य अंतः क्रिया है, अगेन एक और स्टेटमेंट है आपके लिए, शिक्षा का अर्थ शिक्षक और छात्र के मध्य अंतः क्रिया है। तो ये स्टेटमेंट आपका डॉक्टर सुभाष अग्रवाल का है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का जन संचार माध्यम है, शिक्षा का जन संचार माध्यम यानी एक तरह से जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, ऐसा माध्यम आपका चुनना है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? टेलीविजन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और यह आपकी प्लेटो की है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए? तो किस तरह के अनुशासन पर बल देना चाहिए? तो आंतरिक अनुशासन, आंतरिक अनुशासन मतलब प्रभावात्मक बोल सकते हैं कि अंदर से बच्चे को गलत कार्य करने पे लगे कि मैं गलत कर रहा हूं, तो वो कहते हैं, उसे कहते हैं आप आंतरिक अनुशासन। परिवार शिक्षा का साधन है, परिवार शिक्षा का साधन है, परिवार कैसा साधन है? तो ये सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक हमने करे हैं। तो परिवार, यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, किसी से भी सीख सकता है, तो क्या हो जाएगा? अनौपचारिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षा होती है, निबंधात्मक परीक्षा क्या होती है इनमें से? अब निबंधात्मक परीक्षा में क्या होता है आपका? निबंधात्मक परीक्षा में एक तो आपका फ्री फ्लोइंग, एक तरह से आपके पास हाथ हो जाते हैं कि आप कुछ भी लिखिए, कहीं से भी लिखिए। दूसरा क्या है कि नकल की भी संभावनाएं रहती हैं, इधर उधर से आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि लिखने वाली परीक्षा में ये संभावना तो न तो वस्तुनिष्ठ होती है, ना ही विश्वसनीय है और ना ही ये निरौपचारिक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ क्या है इनमें से? तो यहाँ पर देखिए इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना, ये आपका शिक्षा का अर्थ हो जाएगा। अगला देखिए, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या विशेषता होनी चाहिए? धर्मनिरपेक्ष का मतलब सेकुलर, एक सेकुलर जो स्टेट होता है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? तो सेकुलर स्टेट की विशेषता होती है कि सब धर्मों की शिक्षा दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी, सब धर्मों की समान शिक्षा। राज्य किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं देगा और ना ही किसी विशेष धर्म को सर्वोपरि मानेगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना के प्रतिपादक हैं, सांस्कृतिक विलंबना के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक आपके हैं W.C. ऑकबर्न है सांस्कृतिक विलंबना के प्रतिपादक। विद्या विहीन नरः पशु समानः, यह विचार शिक्षा के विषय में किसने दिए हैं? यानी जो विद्या विहीन नर होता है वो पशु के समान होता है, विद्या के बिना व्यक्ति जो है पशु के समान होता है, यह विचार शिक्षा के विषय में किसका विचार है? ये तो सही आंसर हो जाएगा, ये भर्तृहरि का जी का विचार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अब ये उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, भर्तृहरि ने शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए विद्याहीन नरः पशु समानः किस पुस्तक में लिखा था? अब इनकी बुक बतानी है, इनकी जो बुक थी ये था आपका नीति शतक, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण एवं चरित्र निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है, उक्त शब्द किस संत ने अपने प्रवचन में व्यक्त किए थे? तो ये प्रवचन में व्यक्त किए थे और किस संत ने? स्वामी विवेकानंद जी ने व्यक्त किए थे कि जीवन निर्माण हो या मनुष्य निर्माण हो या चरित्र निर्माण हो, शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण जो है, मनुष्य निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न, व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है, यह परिभाषा किसने लिखी है? तो ये जो परिभाषा है आपकी, यह आपकी महात्मा गांधी जी की है कि व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास करना ही शिक्षा है या विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी। ये स्टेटमेंट किसने कही थी कि जो संगमरमर के पत्थर का महत्व जो है मूर्तिकार के लिए होता है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है,
ये स्टेटमेंट जो है आपकी, ये आपका एडिशन की स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेद के 6 अंगों में से एक है, तो वेद के 6 अंगों में से इनमें से क्या है, 6 अंगों में से एक शिक्षा भी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा के लिए प्रबोध शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया है, शिक्षा के लिए प्रबोध शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया है, तो ये कवि ने किया है कालिदास ने शिक्षा के लिए प्रबोध शब्द का प्रयोग किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रबोध शब्द का प्रयोग किया है कालिदास ने। अगला देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व शिक्षा के व्यापक स्वरूप के अंतर्गत आ जाते हैं, यह शब्द किसने के हैं, तो ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये डमविल के वर्ड हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य आपका बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में जीविकोपार्जन के उद्देश्य की संज्ञा दी गई, शिक्षा में जीविकोपार्जन के उद्देश्य की संज्ञा दी गई है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाल रोटी का उद्देश्य, ये भी सही है, व्हाइट कॉलर का उद्देश्य, ये भी सही है, ब्लू जैकेट उद्देश्य, तो ये सब सही हैं। ये शिक्षा में जीविकोपार्जन के उद्देश्य की इनको संज्ञा दी गई है, उपरोक्त सभी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए, सच्ची शिक्षा से बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए, उपरोक्त कथन किसका है, तो वही फिर से आ गया, बेरोजगारी से सुरक्षा वाला रिपीट हो गया है, अब तो बता ही सकते हैं, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय रीति रिवाजों का स्थायीपन वैज्ञानिक जीवन को एक तुच्छ वस्तु बना देता है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है, जो राष्ट्रीय रीति रिवाज हैं उनका स्थायीपन, यानी जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, जो पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं, उनका स्थायीपन वैज्ञानिक जीवन को एक तुच्छ वस्तु बना देता है, यह स्टेटमेंट किसका है, यह स्टेटमेंट है आपका रूसो का, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। सामाजिक दक्ष व्यक्ति की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है, यानी जो सोशल स्किल्ड होता है व्यक्ति, उसकी क्या विशेषता है इनमें से, तो इनमें से उसकी विशेषता है आपका आर्थिक दक्षता, निषेधात्मक नैतिकता, सकारात्मक नैतिकता, ये सभी जो है एक सामाजिक दक्ष व्यक्ति की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, यह कथन है, हमने समाजीकरण भी पढ़ा है और निजीकरण भी पढ़ा है, तो समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, यह कथन किसका है, ये कथन आपका मैकाइवर का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व सामाजिक शब्दों के अतिरिक्त किसी में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगेन फिर से इम्पोर्टेंट एक आपकी डेफिनेशन है और ये आपका बाल्डविन का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य सत्य की जानकारी कराना है तथा उसी के अनुसार उसे व्यवहार करना सिखाना है, यह विचार किस शिक्षाविद के हैं, ये जो विचार हैं आपके, ये आपका सुकरात का विचार है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मैंने कहा स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, जो आपको बिल्कुल थोड़ा सा नहीं आता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, तो पेस्टोलॉजी के अनुसार हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम, तो व्यावहारिक भी है, सामाजिक भी है और नैतिक भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है, अब ये परिभाषा याद करो जरा, शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता है, और शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाते हुए तट की ओर बहती जा रही है। यानी अगर उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है शिक्षक को, तो वो ऐसे नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है, और जो विद्यार्थी हमारा वो उस पतवार के समान है, जो नाव में पतवार होती है उसके समान है, जो समुद्र तल की लहरों के थपेड़े खाते हुए तट की ओर बहती जा रही है। यह कथन किसका है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना है। यह आपका बीडी भाटिया साहब का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वे कौन से उद्देश्य हैं जो सामान्य रूप से संपूर्ण मानव जाति पर लागू होते हैं? ऐसे उद्देश्य जो संपूर्ण मानव जाति, अरे संपूर्ण मानव जाति पर क्या, इसका मतलब सभी जगह एक जैसे, सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिकता भी पढ़ी हमने। किसने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य शांति और युद्ध के समय निजी और सार्वजनिक कार्यों को उचित प्रकार से करने के लिए व्यक्ति को तैयार करना है? तो ये युद्ध की बात किसने करी है? मिल्टन ने करी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कार्य शरीर के लिए पोषण और प्रजनन करते हैं वह कार्य सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा करती है। यह कथन किसका है? अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपकी, यह भी आपकी मिल्टन की है, ऑप्शन नंबर, सॉरी ये डीवी की स्टेटमेंट है, डीवी की स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना है।
अगर देखिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का मानसिक विकास करना है, इसे आप शिक्षा का कौन सा उद्देश्य कहेंगे? तो इसे शिक्षा का कौन सा उद्देश्य कहेंगे? मानसिक विकास करना है शिक्षा का उद्देश्य, तो ये कौन सा उद्देश्य है शिक्षा का? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, सारे ऑप्शन छपे नहीं है आपका। तो मानसिक विकास करना, सामूहिक, सामाजिक, सी इसका वैयक्तिक, वैयक्तिक, और डी एक और ऑप्शन रख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो आपका वैयक्तिक, ये व्यक्तिगत विकास है। मानसिक विकास करना ये वैयक्तिक विकास की श्रेणी में आता है। शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या है इनमें से? तो ये सभी हैं शिक्षा के, जीविकोपार्जन भी है, शारीरिक विकास भी है, चरित्र निर्माण भी है। प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य है और इसीलिए शिक्षा का प्रमुख कार्य उसको अपनी शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। यह कथन किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये स्टेटमेंट शिक्षा आयोग का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रसीनन किस देश के निवासी थे? प्रसीनन जो है ये आपके रूस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी। मैं समाजवादी राष्ट्र में विश्वास करता हूं और चाहता हूं कि शिक्षा के इस उद्देश्य का दृढ़ विश्वास किया जाए। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। समाजवादी तो शिक्षा का निम्न स्वरूप रूसो ने प्रतिपादित किया था। तो उस रूसो का निषेधात्मक शिक्षा बहुत फेमस है, हमने डिटेल में डिस्कस किया है थ्योरी सेक्शन में। अपने सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी सेक्शन से ही लिए गए हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि आप लोग कितने मार्क्स इसमें ला पा रहे हैं। और प्रत्येक थिंकर के लगभग 14-15 एमसीक्यू मैंने मेंशन किए हैं। कौन सा थिंकर आपका सही तैयार है, किसके आप सारे क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दूसरा क्वेश्चन है, रूसो का कहना है कि निर्बलता दुष्टता की जननी है, अतः आवश्यक है कि बालक को बनाया जाए। तो रूसो बिल्कुल समर्थक था कि बालक को शक्तिशाली बनाया जाए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्माभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप रूसो ने सन 1744 में अपनी शादी निम्न के साथ कर ली थी। सेल्फ एक्सप्रेशन के परिणाम स्वरूप जो है उन्होंने अपनी दासी के साथ अपनी शादी कर ली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसो की रचनाओं का प्रकाशन आरंभ कब हुआ? तो प्रकाशन इनका आरंभ हुआ था आपका रूसो की रचनाओं का प्रकाशन 1750 में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एमिल पुस्तक के लेखक, तो द एमिल हो गया, एमिल एंड एंजिल हो गया, ये रूसो की पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रूसो की मृत्यु कब हुई थी? तो रूसो की मृत्यु आपकी 1778 हो गया, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसो प्रथम व्यक्ति था जिसने आवाज उठाई थी कि रूसो ने आवाज उठाई थी? तो पहला व्यक्ति था जिसने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया था, ये हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसो की पुस्तक एमिल में 5 भाग हैं जिसमें 5वां भाग संबंधित है। तो एमिल का जो 5th पार्ट है वो आपका गृह जीवन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूसो की शिक्षा का उद्देश्य था, तो रूसो की शिक्षा जो है व्यक्तिवादी शिक्षा है, व्यक्ति केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा भी आप बोल सकते हैं। तो व्यक्ति का विकास करना एक तरह से उसका उद्देश्य हो गया। रूसो पुस्तकीय ज्ञान देने के ये पक्ष में नहीं थे, तो पक्ष में नहीं था। ऑप्शन नंबर बी। रूसो प्रकृति द्वारा जो मार्ग निर्धारित किए जाते हैं वे समाज द्वारा निर्धारित मार्गों से उत्तम होते हैं। तो ये विचार किसका है? प्रकृति का प्रबल समर्थक रूसो है, रूसो का ही विचार है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। एक तो स्टेटमेंट ये हो गई, प्रकृति द्वारा जो मार्ग निर्धारित किए जाते हैं वे समाज द्वारा निर्धारित मार्गों से उत्तम होते हैं। और दूसरा है, सरल तथा सादा जीवन जो प्रकृति के निकट व्यतीत किया जाता है सबसे उत्तम जीवन है। ये भी स्टेटमेंट हमने डिस्कस करी थी। आंसर आपका रूसो है। रूसो को निम्न संप्रदायवादी माना जाता है, तो ये आसान सा हो गया, रूसो प्रकृतिवादी है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सन 1712 में रूसो का जन्म निम्न नगर में हुआ था। तो रूसो का जन्म हुआ था जिनेवा नगर में। जिनेवा जो है आपका स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, कन्फेशन का दूसरा भाग, ये तो आंसर ही लिख दिया मैंने गलती से। तो कन्फेशन का दूसरा भाग फ्रांस से आरंभ करके फ्रांस में ही समाप्त किया गया था, जो रूसो की जीवनी से संबंधित था। लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, कन्फेशन का दूसरा भाग जो है फ्रांस से ही आरंभ हुआ, फ्रांस में ही समाप्त किया था, रूसो की जीवनी से संबंधित है ये। और इस पुस्तक का नाम क्या था? तो कन्फेशन हो गया, आंसर पहले ही बता दिया। अगला क्वेश्चन है, अब हम ड्यूबी के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यूबी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ड्यूबी पुनः शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्यापक निम्न सन में नियुक्त हुए थे। तो ये हुए थे आपके 1894 में। ऑप्शन नंबर डी। जॉन डीवी सर्वप्रथम मिशिगन विश्वविद्यालय में निम्न पद पर नियुक्त हुए थे। तो सबसे पहले ये मिशिगन विश्वविद्यालय में अध्यापक पद पर नियुक्त हुए थे। जॉन डीवी ने
जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से निम्न उपाधि प्राप्त की थी? तो जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से जॉन डीवी ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सारा हमने इनके जीवन परिचय में डिस्कस किया था। ड्यूबी ने विश्वविद्यालयी शिक्षा ग्रहण की थी, तो कौन सा विश्वविद्यालय था? बारमंट विश्वविद्यालय, याद कर पा रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन ड्यूबी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म ईयर तो इनका ध्यान रखना है, इनका जन्म हुआ था आपका, कब हुआ था? 1659, 1859। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1859 में, ऑप्शन नंबर बी, सी है वो एक्चुअली। डीवी की विचारधारा में निम्न दोनों का ही सम्मिश्रण है। निम्न दोनों का ही सम्मिश्रण है, ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन मैंने वो रैंडम है, ए बी सी डी, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है वैसे, और पेपर में भी तो यही होता है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही आंसर आपका यथार्थवाद और प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद दोनों का ही सम्मिश्रण है जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ड्यूबी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ड्यूबी ने पुस्तक लिखी है इनमें से, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन भी लिखी है, द स्कूल एंड द सोसाइटी, द स्कूल एंड द चाइल्ड। ये तीनों पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से, तो जरूर आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1952 में निम्न शिक्षा शास्त्री दर्शन शास्त्री का देहावसान हो गया था। तो कौन सा शिक्षा शास्त्री का देहावसान हो गया था? तो ये ड्यूबी पढ़ रहे हैं, ड्यूबी का देहावसान हो गया कब हुआ? 1952 में, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1904 में ड्यूबी कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए थे। तो आंसर फिर से टाइप हो गया है, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1904 में ये प्रोफेसर बन गए थे। निम्न में से कौन चिंतन प्रक्रिया पर अधिक बल देना महत्वपूर्ण मानता है? कौन चिंतन प्रक्रिया पर अधिक बल देना महत्वपूर्ण मानता है? तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ड्यूबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से डीवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? हाउ वी थिंक, फ्रीडम एंड कल्चर, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी। तो ये भी सारी बुक्स जो हैं जॉन डीवी की हैं, एजुकेशन एंड वो रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, तो ये सारी बुक्स भी जॉन डीवी की हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला देखिए, एजुकेशन टुडे नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो एजुकेशन टुडे नामक पुस्तक भी आपकी जॉन डीवी की हो गई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, डीवी कल्पना करना पसंद नहीं करते थे? किसकी कल्पना करना डीवी पसंद नहीं करते थे? तो ये दैवीय शक्ति की कल्पना करना पसंद नहीं करते थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अब हम रूसो नहीं है, रूसो रूसो तो हो गया ना, वही कॉपी कर दिया मैंने इसका टाइटल। प्लेटो, प्लेटो से रिलेटेड एमसीक्यू हम अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, प्लेटो का अंत 347 ईसा पूर्व हुआ था। प्लेटो का अंत जो है वो पीडीएफ जब मैं आप लोगों को दूंगा तो वो करेक्ट कर दूंगा। प्लेटो का अंत 347 ईसा पूर्व हुआ था। प्लेटो का अंत कहाँ पे हुआ था, यानी इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये एथेंस में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, सुकरात का देहावसान कैसे हुआ? सुकरात की मृत्यु कैसे हुई? इसका बड़ा इम्पैक्ट रहा था प्लेटो पे, हमने पढ़ा है इनके बारे में। तो सही आंसर हो जाएगा, इनको विष दे दिया गया था, एक तरह से मृत्यु दंड देने के लिए इनको विष पीकर मृत्यु दंड दे दिया गया था, या तो एथेंस छोड़कर चले जाओ, इस तरह की कुछ शर्तें रखी गई थी। प्लेटो ने शिक्षा ग्रहण की थी, प्लेटो ने शिक्षा ग्रहण की थी, किससे शिक्षा ग्रहण की थी? तो प्लेटो के गुरु का नाम बताना है, तो सुकरात हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पिता एरिस्टोन व माता पेरिस्टोन के पुत्र का नाम था। अरे, इनके माता पिता का नाम दिया है प्लेटो, प्लेटो की पिता का नाम था एरिस्टोन और माता का नाम था पेरिस्टोन, तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखिए, 427 ईसा पूर्व एथेंस में जन्म किसका हुआ था? तो किसका हुआ था? प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था, मृत्यु भी इनकी एथेंस में हुई थी। प्लेटो प्रकृति की शक्तियों को नहीं मानता था, क्या नहीं मानता था इनमें से? तो प्रकृति की जो शक्तियों जो को ये अनुभूति नहीं मानता था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेटो ने मानव अनुभूति में किस शक्ति पर बल दिया था? मानव अनुभूति में किस शक्ति पर बल दिया था? तो इसने जो है मन तथा तर्क शक्ति, बुद्धि एवं ज्ञान, अध्यात्म एवं चिंतन, तो आध्यात्म की बात करता है प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रिय गोचर जगत एक भ्रम है, केवल ब्रह्म ही सत्य है तथा जगत मिथ्या है। इंद्रिय गोचर, ये पढ़ा था हमने स्टेटमेंट। यह विचार दर्शन किसका है? तो ये विचार दर्शन आपका हो जाएगा प्लेटो का, ऑप्शन नंबर बी। पाइथागोरस पुस्तक के लेखक थे, तो पाइथागोरस फेमस पुस्तक थी इनकी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो हो जाएगा।
प्लेटो की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है, दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है प्लेटो की वो हो जाएगी द लॉज। द लॉज इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। अगला देखिए, प्लेटो ने अपने द्वारा लिखित किस पुस्तक में भावी नागरिक तथा प्रशासक की शिक्षा का वर्णन किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भावी नागरिक और जो प्रशासक है उसकी शिक्षा का वर्णन किसमें? भाई पहली फेमस तो रिपब्लिक ही है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरी द लॉज। ये सारी बुक्स मैंने पढ़ाई हैं आपको वहां पर थ्योरी सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम और सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए, यह विचार आदर्शवादियों का विचार है और प्लेटो एक महान आदर्शवादी हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेटो ने 437 ईसा पूर्व में यह संसार छोड़ दिया था। संसार क्यों छोड़ देगा? संसार जो है क्या इनका एक तरह से क्या हो गया, देहावसान हो गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्लेटो का जन्म हुआ था। प्लेटो का जन्म कब हुआ था? तो अब तो रट जाना चाहिए, एक दो बार रिपीट वैसे ही हो गया है। तो 427 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ था। तो पूरी तरह से रिवीजन वीडियो ये आप लोगों के लिए है। प्लेटो के अनुसार मानव के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेटो ने बताया है तर्क युक्त जीवन बताया है। मानव के लिए तर्क युक्त जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अध्यात्म की बात करते हैं, ठीक है, शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक शक्तियों के तो नहीं बोला था ना इन्होंने, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था। तर्क युक्त जीवन इन्होंने मानव जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। बाकी आध्यात्मिक पर ही जोर जरूर देते हैं, लेकिन तर्क युक्त जीवन सबसे महत्वपूर्ण माना है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमने 3 थिंकर से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में निम्न में से बड़ी भिन्नता कौन सी है? इनमें से क्या अलग है आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में? तो ऑप्शन देख सकते हैं। सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा, जो आदर्शवाद प्रकृति को ही सत्य के रूप में मानता है। आदर्शवाद प्रकृति को ही सत्य के रूप में मानता है। आदर्शवाद प्रकृति को अंतिम सत्य के रूप में नहीं मानता है तथा गौण स्थान देता है। गौण रूप से संसार है और उक्त में से कोई नहीं। प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में जो बड़ी भिन्नता है वो आदर्शवाद प्रकृति को अंतिम सत्य के रूप में नहीं मानता है तथा गौण स्थान देता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेस्टोलॉजी का जन्म हुआ था। पेस्टोलॉजी का जन्म जो है ये 1746 में हुआ था। अगला कोई पेस्टोलॉजी हमारे सिलेबस में है नहीं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, शिक्षा व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का संतुलित विकास है, यह कथन किसका है? अब ये शिक्षा की जो परिभाषा है ये पूछी जा सकती है, ये पेस्टोलॉजी का है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के समर्थक माने जाते हैं। कौन है इनमें से जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के समर्थक माने जाते हैं? तो पेस्टोलॉजी भी है, हर्बर्ट भी है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, अब हमने आज के ही कल के ही वीडियो में जो टेक्नोलॉजी वाला वीडियो था लेवल्स ऑफ टीचिंग, उसमें हमने पढ़ा था। प्रोबेल तो है ही बाल केंद्रित शिक्षा और खेल विधि वगैरह के लिए, तो उक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रत्येक व्यक्ति में मानवता का अंश है और उसमें अच्छा बनने की प्रवृत्ति भी है, यह कथन किसका है? तो मानवता का अंश है और उसमें अच्छा बनने की प्रवृत्ति भी है, यह कथन आपका पेस्टोलॉजी का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, कमेनियस के अनुसार ज्ञानेंद्रियों द्वारा, तर्क द्वारा तथा दैवीय प्रकाशन द्वारा निम्न में से एक प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से क्या प्राप्त? कमेनियस के अनुसार, तो कमेनियस के अनुसार अगर बात की जाए तो उन्होंने ज्ञान की बात की है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा, तर्क द्वारा और दैवीय प्रकाशन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेनियस का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में निम्न गुण विद्यमान होते हैं। तो कमेनियस का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है सत्य गुण, ईश्वर में विश्वास, सभी गुण विद्यमान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक के लेखक हैं। तो रिपब्लिक के लेखक बहुत फेमस हैं। प्लेटो को हमने डिटेल में पढ़ा है अपने थ्योरी सेक्शन में, तो रिपब्लिक के लेखक आपके प्लेटो हो गया। ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो, टैगोर, ये सब हमने डिटेल्स में पढ़े हैं। तो आप लोग आसानी से आंसर कर पा रहे होंगे। कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मुक्ति का साधन है, यह कथन किसका है? तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये भी, और ये कथन आपका जो है ये आपका शंकराचार्य का कथन है। ऑप्शन नंबर ए। गुड महोदय के अनुसार पारलौकिक सार्वभौम तत्वों, आकारों तथा विचारों में वास्तविकता निहित है, यह सार किस वाद से संबंधित है? तो गुड महोदय का जो संबंध है इस स्टेटमेंट से आदर्शवाद से है। ऑप्शन नंबर ए। आत्मगत प्रत्ययवाद के अनुसार परम तत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो आत्मगत प्रत्ययवाद के अनुसार ये मनस जो है इसका परम तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में हेगल के बाद सबसे प्रसिद्ध निरपेक्ष प्रत्ययवाद निम्नलिखित में से किसने दिया था?
तो हेगल का निरपेक्ष प्रत्ययवाद बहुत फेमस है, लेकिन उसके बाद हेगल के बाद जो प्रसिद्ध निरपेक्ष प्रत्ययवाद है वो आपका F.H. ब्रेडले का है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बिशप बर्कले ने निम्नलिखित में से किस प्रत्ययवाद का समर्थन किया है? बिशप बर्कले जो हैं इन्होंने समर्थन किया है आत्मगत प्रत्ययवाद का। ऑप्शन नंबर ए। आदर्शवादियों ने ज्ञान शास्त्र में निम्नलिखित में से किस पर विशेष जोर दिया है? तो आदर्शवादियों ने विशेष जोर दिया है आपका प्रत्यय पर, यानी कॉन्सेप्ट पे। ये भी हमने डिस्कस किया था जब हम एजुकेशन एंड फिलॉसफी जहां पर पढ़े थे हम। आइडियलिज्म पद के लिए निम्नलिखित में से कौन से पद उपयुक्त हैं? तो आइडियलिज्म का मतलब आदर्शवाद हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदर्शवादी निम्नलिखित विचारों विज्ञानों में किन पर अधिक जोर देते हैं? किन विज्ञानों पर आदर्शवादी अधिक जोर देते हैं? तो अधिक जोर देते हैं नियामक विज्ञान पर, सामाजिक विज्ञान पर, उपरोक्त दोनों पर अधिक जोर देते हैं। पिछला क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्ययवाद, अध्यात्मवाद, आदर्शवाद एक ही शब्द के पर्याय हैं, तो उपरोक्त सभी आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, जगत की निम्नलिखित व्याख्याओं में से आदर्शवादियों के अनुसार कौन सी व्याख्या उपयुक्त है? जगत की जो व्याख्याएं हैं आदर्शवादियों के अनुसार कौन सी व्याख्या जो है उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा प्रयोजनवादी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मवाद के इतिहास में कौन से प्रकार पाए जाते हैं? तो आध्यात्मवाद के इतिहास में जो प्रकार पाए जाते हैं वो आपका हो जाएगा यहाँ पर आत्मगत प्रत्ययवाद, ये हमने अभी देखा, प्रपंचात्मक प्रत्ययवाद, वस्तुगत प्रत्ययवाद, उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। आदर्शवाद पद दर्शन के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आदर्शवाद जो पद है, तो आदर्शवाद के अंतर्गत हमने पढ़ा था ये मूल्य शास्त्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, आदर्शवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से किसका स्थान सृष्टि में केंद्रीय है? तो सृष्टि में केंद्रीय जड़ तत्व का स्थान केंद्रीय बताया है इन्होंने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव का कल्याण होता है, मानव का कल्याण होता है, किससे मानव का कल्याण होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आदर्शवाद के अकॉर्डिंग करना है, तो सत्यम शिवम सुंदरम। ऑप्शन नंबर सी। आदर्शवादियों का विचार है कि भौतिक संसार की वस्तुएं हैं, तो भौतिक संसार को ये वास्तविक संसार नहीं मानते हैं, बल्कि मानते हैं कि परलोक ही वास्तविक है। तो अस्थायी एवं नश्वर ये मानते हैं भौतिक संसार की वस्तुओं को। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी क्या है? तो आदर्शवादियों का मानना है कि जो हमारे मूल्य और आदर्श होते हैं वो सर्वव्यापी है और अंतिम सत्ता भी मूल्य आदर्श की होती है। आदर्शवादियों की आस्था है, आदर्शवादियों की आस्था किसमें है? तो इनकी सत्य में आस्था है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद दर्शन शास्त्र का एक ऐसा संप्रदाय है जिसकी जड़ें मिलती हैं, जिसकी जड़ें कहाँ मिलती हैं? तो इसकी आदर्शवाद की जड़ें जो है प्राचीन काल में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए, यह कथन किसने प्रतिपादित किया था? तो यह कथन आपका प्रतिपादित किया था प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्लेटो ने निम्न पर बल दिया था, तो प्लेटो ने बल दिया था, इनमें से किस पर प्लेटो ने बल दिया था? प्लेटो ने बल दिया था मानव मन पर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सुकरात की विचारधारा थी, तो सुकरात भी आदर्शवादी थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आदर्शवाद के प्रवर्तकों में प्रमुख हैं, तो आदर्शवाद प्लेटो भी है, कमेनियस भी है और एपिस्टोलॉजी भी है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद में अंतर स्पष्ट करते हुए रस्क महोदय ने अपनी पुस्तक फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में निम्न प्रमुख अंतर बताया है। तो कौन सा प्रमुख अंतर बताया है? यह आदर्शवाद से रिलेटेड हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इन्होंने अंतर बताया कि आदर्शवाद प्रकृतिवाद से अधिक व्यापक है तथा अध्यात्म पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो बातें यहाँ से ध्यान रखनी है, एक तो रस्क महोदय की बुक है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, और इन्होंने जो अंतर बताया है वो ये बताया कि आदर्शवाद प्रकृतिवाद से ज्यादा व्यापक है तथा अध्यात्म पर बल देता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है प्रकृतिवाद से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है प्रकृतिवाद का हमारे पास, शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन था? तो शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन था? तो सिंपल सा रूसो की देन है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकृतिवाद के जनक ही आपके रूसो हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कमेनियस भी हैं, लेकिन एजुकेशन में रूसो का ज्यादा योगदान है, तो रूसो को ही प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है, तो रूसो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान क्या है? तो शिक्षक का योगदान जो है प्रकृतिवादी बताते हैं कि एक माली के समान है, कि माली का काम केवल उनका संरक्षण करना है, बच्चों का केवल संरक्षण करना है, बाकी ज्यादा पढ़ाने लिखाने का काम माली का नहीं है एक तरह से।
शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या रूप है? शिक्षा में प्रकृतिवाद के, ये प्रकृतिवाद के ही रूप हैं, भौतिक ज्ञान का प्रकृतिवाद, यांत्रिक प्रकृतिवाद, जैविक प्रकृतिवाद, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रकृतिवाद किस शिक्षा का समर्थक है? प्रकृतिवाद में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो आत्म शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृतिवादी किस प्रकार अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं? तो अनुशासन के संबंध में ये सीधे बोलते हैं कि प्रकृति में छोड़ देना चाहिए, तो प्राकृतिक परिणामों से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है ये प्रकृतिवाद की ही देन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। व्यवहारवाद मनोविज्ञान प्रकृतिवाद का ही शिशु है, यह कथन किसका है? यह इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान प्रकृतिवाद का ही शिशु है, यह स्टेटमेंट जो है आपकी, ये स्टेटमेंट आपका डाल्टन का है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। ये अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आप जरूर नोट कर लीजिए किसी पेपर पर, तो ये आपको काम आने वाली है। सही आंसर इसका हो जाएगा, ये रूसो का स्टेटमेंट है। अगला देखिए, प्रकृतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया, सबसे पहले प्रयोग किया, तो अगर सर्वप्रथम प्रयोग किया तो बेकन और कमेनियस आपको आंसर करने हैं, कमेनियस और बेकन। लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक तरह से प्रकृतिवाद को प्रयोग में लाया तो वो रूसो हैं, तो रूसो को इसीलिए प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृतिवादी अनुशासन के किस रूप के समर्थक हैं? तो अनुशासन के किस रूप को प्रकृतिवादी मानते हैं? तो ये मानते हैं आपका प्रभावात्मक अनुशासन, दंडात्मक नहीं मानते हैं, बाकी तो ये गलती हो गई। सरल तथा सादा जीवन जो प्रकृति के निकट व्यतीत किया जाता है सबसे उत्तम जीवन है। तो ये स्टेटमेंट हमने जब हम रूसो से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर भी डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी। थॉमस हॉब्स का नाम दर्शन के निम्न संप्रदाय में आता है। थॉमस हॉब्स जो है बहुत फेमस एक तरह से राजनीतिक विचारक भी हैं, दार्शनिक भी हैं अपने में, तो इनका जो सही उत्तर है ये इनका संबंध भी प्रकृतिवाद से है। अगला क्वेश्चन, थेल्स ने चरम सत्य के दर्शन प्रकृति में किए थे अतः वह कहलाए। थेल्स क्या कहलाए? इसलिए वो प्रकृतिवादी कहलाए क्योंकि चरम सत्य के दर्शन प्रकृति में किए थे उन्होंने। प्रकृतिवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन थेल्स ने किया था, जो सर्वप्रथम प्रतिपादन थेल्स ने किया था। तो थेल्स क्या थे एक तरह से? तो थेल्स जो थे आपके ये एशिया माइनर के तटीय नगर का एक निवासी था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद निम्न को किसी प्रकार से कोई महत्व नहीं देता है। तो प्रकृति को तो महत्व देता है, किसको कोई महत्व नहीं देता है? तो आध्यात्म को ये कोई महत्व नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वोत्तम सत्ता के रूप में बिल्कुल स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध रूप से निम्न विचारधारा पर केंद्रित है। प्रकृतिवाद जो है शुद्ध रूप से किस विचारधारा पर केंद्रित है? तो ये आपका वैज्ञानिक विचारधारा पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा आंतरिक विकास है न कि बाहर से कुछ प्राप्त किया हुआ, यह कथन किसका है? ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका, और ये स्टेटमेंट है आपका रूसो का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी। तो शिक्षण विधियां हमने रूसो की पढ़ी हैं, आपको याद आ रहा होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो रूसो के द्वारा, देखिए पुस्तकीय ज्ञान तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो प्रकृतिवाद की देन है, क्रिया द्वारा करके सीखना एक तरह से इनकी देन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नकारात्मक शिक्षा देन है। नकारात्मक शिक्षा किसकी देन है? तो नकारात्मक शिक्षा आपकी देन है रूसो की। ऑप्शन नंबर ए। निषेधात्मक शिक्षा, जो ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, निषेधात्मक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका रूसो का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वस्तु प्रकृति के नियंता के यहाँ से अच्छे रूप में आती है, केवल मनुष्य के संपर्क से ही वह दूषित हो जाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा रूसो का कथन है ये भी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसो का जन्म कब हुआ था? तो रूसो क्योंकि फेमस प्रकृतिवादी हैं, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था ये, तो 1712 में रूसो का जन्म हुआ था। एमील है ये, मोल छप गया ये। एमील नामक पुस्तक जो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्थान रखती है, तो एमील एंड एंजल्स, एमील हो गया, कौन इनके लेखक हैं? तो ये रूसो की पुस्तक है, बार बार रिवाइज हो गया है आपका। रूसो प्रकृतिवाद को प्रोत्साहन देने वाले विचारक थे, अतः उन्हें प्रकृतिवादी ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने प्रकृति को बहुत महत्व दिया है, बिल्कुल बहुत महत्व दिया है उन्होंने प्रकृति को। दूसरा, समाज को संपूर्ण दोषों की जड़ माना, ये भी सही है। प्रकृति ही जीवन की सत्ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ये सारे कथन सही हैं। प्रकृति द्वारा जो मार्ग निर्धारित किए जाते हैं वे समाज द्वारा निर्धारित मार्गों से श्रेष्ठ होते हैं। अगेन ये विचारधारा किसकी थी? तो ये विचारधारा भी आपकी रूसो की हो गई। ऑप्शन नंबर ए।
प्रकृतिवाद शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? तो प्रकृतिवाद जो है शिक्षा में किस पर जोर देता है? इनमें से मनोविज्ञान पर जोर देता है कि बालक स्वयं की रुचि योग्यता के अनुसार सीखे। हमें पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना ही वह कार्य है जो शिक्षा को पूरा करना चाहिए। तो अगेन एक और स्टेटमेंट है आपके सामने, ये स्टेटमेंट आपका हर्बर्ट स्पेंसर का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? तो खेल प्रणाली किसका आविष्कार है एक तरह से? तो ये प्रकृतिवाद का ही आविष्कार माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु अच्छी है जैसे कि वह प्रकृति से लेखक के पास आती है, परंतु मानव के हाथ में आकर प्रत्येक वस्तु पतित हो जाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन भी आपका रूसो का हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो स्कूल ऑफ थॉट्स है या स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो प्रैग्मेटिज्म है। प्रयोजनवाद के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है, निम्न पुस्तकों में से जॉन ड्यूवी की लिखित पुस्तक कौन सी है? तो ये सारी जॉन ड्यूवी की हैं, द स्कूल एंड द सोसाइटी, स्कूल ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये सारी बुक्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। शिक्षा अनुभव की होती है, आत्म अनुभव द्वारा होती है और अनुभव के लिए होती है। ये अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी जॉन ड्यूवी का है, ऑप्शन नंबर सी। अगस्त काम्टे का जन्म हुआ था, तो अगस्त काम्टे का संबंध है प्रयोजनवाद से। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1926 में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोजनवादी अगस्त काम्टे का 1698 में इनका जन्म हुआ था। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो मानविकी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कला, ये सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जॉन डीवी किस प्रकार के प्रयोजनवाद का समर्थन करता है? तो प्रयोजनवाद के रूप हैं, जैविकीय प्रयोजनवाद उसमें से है आपका, समाजशास्त्रीय। तो किस रूप का समर्थन जो है जॉन डीवी करते हैं? तो ये जैविकीय प्रयोजनवाद का समर्थन करते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन में क्या दोष है? दोष बताना है, इनमें क्या दोष है एक तरह से। तो जैविकीय पक्षपात करते हैं, परिवर्तनीय सत्य को ये परिवर्तनशील मानते हैं, उद्देश्य की कमी है इनमें, उपरोक्त सभी हो जाएगा। परिणाम देने वाले कार्यों को करने से और एक सामाजिक तथा सहयोगपूर्ण विधि से करने से एक विशेष प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये आपका जॉन डीवी का कथन है, ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट में कह रहा हूँ, आप इंपॉर्टेंट है सारे, ये तो आप नोट कर लीजिए, कुछ फैक्ट भी आप नोट, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो ठीक है, जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप नोट करते हुए चलिए। शिष्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा लक्ष्यों का समर्थन कौन करते हैं? तो इनमें से जो शिष्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा, ऐसे लक्ष्यों का समर्थन आपका प्रयोजनवादी करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। FCS सलर का प्रयोजनवाद किस प्रकार का था? जो सलर हैं, सलर का जो प्रयोजनवाद था आपका, यह आपका मानववादी प्रयोजनवाद था। प्रयोजनवादियों के अनुसार विभिन्न विषयों और क्रियाओं का होना चाहिए, विभिन्न विषयों और क्रियाओं का ये एकीकरण की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य की खोज किस माध्यम से की जाएगी? सत्य की खोज के लिए प्रयोजनवादियों ने जो माध्यम बताए हैं वो अनुभव द्वारा सत्य की खोज करने का माध्यम बताया है। प्रयोजनवादी इस अनुशासन को महत्व देते हैं, किस तरह के अनुशासन को ये महत्व देते हैं प्रयोजनवादी? तो ये जो है आपका सामाजिक अनुशासन को महत्व देते हैं। प्रयोजनवादी मन तथा पदार्थ को स्वीकार करते हैं, मन और पदार्थ को एक ही या अलग या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों के रूप में ये स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोजनवाद उस नए आदर्श का प्रथम चरण है जो आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक मान्यताओं में सामंजस्य उत्पन्न करेगा, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका, ये कथन आपका रस्क का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रयोजनवादी विद्यालय को मानते हैं, विद्यालय को प्रयोजनवादियों ने प्रयोगशाला माना है। दैवी शक्ति की कल्पना करना पसंद नहीं था, इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो दैवी शक्ति की कल्पना करना पसंद नहीं करते थे? तो ये थे आपके जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन है, द स्कूल एंड द चाइल्ड तथा हाउ वी थिंक, द स्कूल एंड द चाइल्ड और हाउ वी थिंक नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो ये आपके जॉन डीवी हो गए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रांसिस बेकन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन इसका जो सही आंसर है आपका ये 1626 है। ड्यूवी पाठ्यक्रम में निम्न गुण को विशेष महत्व देते हैं, कौन से गुण को पाठ्यक्रम में ये महत्व देते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लचीलापन, के पाठ्यक्रम भी समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत रूप से अनुभवों का नव निर्माण और पुनर्संगठन करती है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दी है आपकी, ये भी जॉन डीवी की है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न विचारधाराओं में डीवी के विचार कौन से हैं? इनमें से पहचानना है आपको कि जॉन डीवी का विचार कौन सा है। तो जॉन डीवी के अगर विचार की बात की जाए यहाँ पर, तो मन स्थायी नहीं है,
परम सत्य का दिग्दर्शन मानव द्वारा ही संभव है, पूर्व निश्चित सत्य मूल्य में विश्वास ये नहीं रखते हैं। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। प्रयोजनवाद के प्रवर्तकों में से एक हैं, तो एक ही चुनना है, तो आपका जॉन डीवी हो गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के दार्शनिकों में जो प्रयोजनवादी कहे जाते हैं उनमें से प्रमुख हैं। ये अमेरिका के दार्शनिकों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए विलियम जेम्स भी हैं, जॉन डीवी भी हैं और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स भी हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा। जॉन डीवी का जन्म किस सन में हुआ था? तो डीवी से रिलेटेड भी हमने पिछले वीडियो में एमसीक्यू डिस्कस किए, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, हेल्पफुल होगा काफी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1859 में। जॉन डीवी महोदय का जन्म बारमांट के निम्न नगर में हुआ था। तो बारमांट के बर्लिंगटन नगर में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा लास्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो रियलिज्म है, यथार्थवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी वस्तुएं यथार्थ के सम्मिश्रण या प्रतिमान के रूप में हैं, यह विचारधारा है। तो ये हर्बर्ट की विचारधारा है। ऑप्शन नंबर ए। मस्तिष्क कोरी पटिया के समान है जिस पर अनुभव द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका जॉन लॉक महोदय का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थॉमस एक्विनास को यथार्थवाद के प्रतिपादकों की श्रेणी में क्यों रखा गया है? थॉमस एक्विनास जो हैं ये इंपॉर्टेंट फिलोसफर हुए हैं और ये पॉलिटिकल थिंकर भी हैं आपके थॉमस एक्विनास, और बहुत फेमस हैं, वेस्टर्न है ये। तो इनको यथार्थवाद के प्रतिपादकों की श्रेणी में क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया है? क्योंकि पदार्थ की वास्तविकता के विश्वास के कारण इनको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने मस्तिष्क को माना है। मस्तिष्क को जॉन लॉक ने क्या माना है? तो एक कोरी पटिया या स्लेट के रूप में माना है जॉन लॉक ने, तो ये ध्यान रख सकते हैं। समीक्षात्मक यथार्थवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो समीक्षात्मक यथार्थवाद के सिद्धांतकार बोल सकते हैं या फिर प्रतिपादक बोल सकते हैं, कौन से हैं इनमें से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ये सभी हैं, जॉर्ज संटायाना, आर्थर वो लवजॉय और ड्वेन ड्रेक, ये सभी हैं इसके। सरल यथार्थवाद की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित में से क्या हैं? सरल यथार्थवाद की मान्यताएं बतानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वस्तु का अस्तित्व स्वतंत्र है, ये भी है, वस्तु में अपने गुण होते हैं, वस्तु ज्ञान से अप्रभावित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन विचारक नब्बे यथार्थवादी कहलाते हैं? इनमें से बताना है नब्बे यथार्थवादी कौन है? तो बर्ट्रैंड रसल, जेई मूर, ईवी होल्ट, ये सभी जो है नब्बे यथार्थवादी हैं। सरल यथार्थवाद सत्य के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको मानता है? सरल यथार्थवाद सत्य के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको मानता है? तो सरल यथार्थवाद जो है आपका, ये सत्य के सिद्धांतों में अनुकूलतावादी सिद्धांत को मानता है। अगला क्वेश्चन, समीक्षात्मक यथार्थवाद पर निम्नलिखित में से कौन से तर्क लागू होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिनिधित्ववाद का तर्क जो है इस पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक यथार्थवाद निम्नलिखित में से किसको ज्ञाता पर निर्भर नहीं मानता है? तो ये आपका नहीं मानता है वस्तु का अस्तित्व, ये सभी को नहीं मानता है, प्राथमिक गुण, सरल विचार। जॉन लॉक का जन्म पूछ लिया गया है, तो जॉन लॉक का जन्म जो हुआ था ये आपका 1632 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में, अब ये बताना माना जाता है या हुआ है, कंफर्मेशन है, तो क्या कह सकते हैं? तो अरस्तु का जन्म हुआ था आपका 384 ईसा पूर्व में। अरस्तु विद्यार्थी था, अरस्तु किसका विद्यार्थी था? तो ये प्लेटो का विद्यार्थी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान समय में प्रमुख प्रवर्तक के रूप में यथार्थवादी विचारधारा के जनक जाने जाते हैं। तो यथार्थवादी विचारधारा के जनक के रूप में वर्तमान एक तरह से समय में जो जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर आपका व्हाइट हेड तथा रसेल हो गया, बर्ट्रैंड रसेल। यथार्थवाद के मुख्य प्रतिपादक हैं। अब मुख्य प्रतिपादक की अगर बात की जाए इनमें से, तो ये हैं, अरस्तु हो गया, जॉन लॉक हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। संसार में जो कुछ निम्नहीन पशुवृत्ति का प्रतीक एवं भ्रष्ट दिखाई पड़ता है वह यथार्थ है, यही चित्रण करना निम्न का कर्तव्य एवं दर्शन है। तो यही चित्रण करना जो है यथार्थवाद का कर्तव्य भी है और दर्शन भी है, कि संसार में जो कुछ निम्न है, हीन है, पशुवृत्ति का प्रतीक एवं भ्रष्ट दिखाई पड़ता है वह यथार्थ है। ये यथार्थवाद का हो गया। जिसका वास्तव में अस्तित्व है उसका अध्ययन करना ही निम्न का उत्तरदायित्व है। जिसका वास्तव में अस्तित्व है उसी का अध्ययन करना यथार्थवाद का उत्तरदायित्व है। हमारे अनुभव करने का वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह कौन सा दर्शन है? अभी हम यथार्थवाद पढ़ रहे हैं तो आप लोग आसानी से यथार्थवाद आंसर कर रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए स्टेटमेंट को आप, मैं जब भी बोल रहा हूँ स्टेटमेंट सारी आपको नोट कर लेनी है और इनको बार बार रिवाइज करते रहना है। विद्यालय मनुष्यों के कूट निर्माण का एक अच्छा एवं सच्चा स्थान है, यह विचार किसका है? तो ये जो विचार है आपका, यह आपका कमेनियस का विचार है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान महान है किंतु बुद्धि जो इस ज्ञान की खोज करती है उससे भी उच्च है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगेन नोट कर लीजिए। तो ज्ञान तो महान है किंतु जो बुद्धि है जो इस ज्ञान की खोज करती है, तो बुद्धि जो है ज्ञान से भी ज्यादा महान है। कहने का तात्पर्य ये है, ये स्टेटमेंट आपका बर्ट्रैंड रसल का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आदर्शवाद का सबसे प्रसिद्ध खंडन निम्नलिखित में से किसने उपस्थित किया था? तो आदर्शवाद का सबसे प्रसिद्ध खंडन किसने उपस्थित किया था? तो आदर्शवाद का खंडन उपस्थित किया था आपका जी.ई. मूर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूर ने आदर्शवाद का खंडन निम्नलिखित में से किसके खंडन के आधार पर किया था? तो मूर ने खंडन करने के लिए सत्ता दृष्टता के आधार पर किया था। शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? यथार्थवादी लक्ष्य, शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य होगा आपका आनंदमय और संकल्पित जीवन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूर ने अपने सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसका विरोध किया है? तो मूर ने जो विरोध किया है वो क्या है? ब्रिटिश अनुभववाद का भी किया, निरपेक्षवाद, परात्परवाद का भी किया, सभी का विरोध इन्होंने किया था। यथार्थवादी शिक्षा किस पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है? शिक्षक पर या विद्यार्थी पर? तो ये विद्यार्थी पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षा शास्त्री बेकन किस वर्ग में आता है? तो बेकन जो है आपके, ये भी यथार्थवादी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण वस्तु नहीं बल्कि उसके कुछ पहलू ज्ञान का विषय है, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? तो ये सिद्धांत किसका है? अगर यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लिया जाए, ये जो है नव्य यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म जो है उसका ये स्टेटमेंट है आपका। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र होता है, सामान्य बुद्धि का यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? सामान्य बुद्धि का यह सिद्धांत कि वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र होता है, यह स्टेटमेंट आपका सरल यथार्थवाद का है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद आध्यात्मवाद से निम्नलिखित किन क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से भिन्न है? तो यथार्थवाद आध्यात्मवाद बोल सकते हैं या आदर्शवाद से किन क्षेत्रों में एक तरह से भिन्न है? तो ये प्रमाण शास्त्र में भिन्न है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यथार्थवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? यथार्थवाद के सिद्धांत बताने हैं। तो वस्तु ज्ञान से स्वतंत्र है, गुण वस्तु में सभी गुण जो है वस्तु में ही निहित होते हैं, ये बताया था इन्होंने। वस्तुएं जो होती हैं वो सार्वजनिक होती हैं, तो ये सभी गांधी जी के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गांधी जी के अनुसार बताना, मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, सीधे आंसर बताते चलूंगा। प्रैक्टिस सेट है ये 90, ये पूरे लगभग 100 MCQ है, 99 है ये MCQs। तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, जितनी जल्दी हो सके उतना कवर करवाऊंगा ये 99 MCQs। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है गांधी जी के अनुसार व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, वर्ग विहीन समाज की कल्पना करने वाले विद्वान है। ऐसे विद्वान जो वर्ग विहीन की समाज में जो है वर्ग विभेद ना हो, अलग अलग वर्ग ना हो, इनसे समाज में एक तरह से भाईचारा वगैरह नहीं बना रहता है। तो इसका आंसर है ये कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वर्ग विहीन समाज के लिए कि कोई ऊंचा वर्ग, निम्न वर्ग, या उनका जो एक तरह से वो बोलते थे कि एक तो शोषक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है, तो ये वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते थे कार्ल मार्क्स। राष्ट्रीयता का मुख्य तत्व क्या है? राष्ट्रीयता का मुख्य तत्व होता है आपका संघीय भाव, यानी एक तरह से संघीय भाव होना चाहिए। द रिपब्लिक, ये तो सबको पता है, प्लेटो की बुक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य जीवित है और इसका लक्ष्य सबकी भलाई होना चाहिए। तो स्टेटमेंट आपको नोट करते चलने हैं, जो आपको नहीं पता है। स्टेटमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कम करवाए गए हैं, तो वो भी कवर हो जाए, इसलिए इस वीडियो का महत्व ज़्यादा हो जाता है। सही आंसर है इसका, ये महात्मा गांधी का कथन है, राज्य जीवित है और इसका लक्ष्य सबकी भलाई होना चाहिए। अगर देखिए, राज्य न तो ईश्वर की कृति है और न श्रेष्ठ शक्ति का परिणाम है, न परंपरा के प्रति विद्रोह की कृति है और न केवल परिवार का यह विस्तार है। यह कथन किसका है? तो ये कथन अगेन इंपॉर्टेंट है और कथन है आपका गार्नर का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी मैन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति की अपेक्षा समाज को किस सिद्धांत में अधिक महत्व दिया जाता है? व्यक्ति की अपेक्षा समाज को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका सावयवी समाज में व्यक्ति की अपेक्षा समाज को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कौन सा मातृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ये थिंकर्स है, इनमें से कौन सा जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इनमें से मॉर्गन जो है ये पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं, मातृसत्तात्मक से नहीं है। हॉब्स, लॉक और रूसो किस सिद्धांत से संबंधित है? तो हॉब्स हो गया, लॉक हो गया, रूसो हो गया। तो इनके जो फेमस सिद्धांत हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मेनली जॉन लॉक की है, हॉब्स भी और रूसो भी, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है। तो इनका अलग अलग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, तो सामाजिक समझौता से संबंधित है। राज्य समाप्त हो जाएगा, यह किसका कथन है? राज्य
समाप्त हो जाएगा। यह कथन आपका है एंगल्स का, ऑप्शन नंबर बी। वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें राज्य को समझौते के स्वरूप निर्मित मानवकृत रचना माना जाता है? समझौते के स्वरूप जो है, समझौते के स्वरूप बनी हुई संरचना एक तरह से राज्य, ये सिद्धांत है आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अगला देखिए, मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक विद्वान कौन है? मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक विद्वान मैकलेनन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द ग्रुप माइंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने कहा कि जो आपको नहीं पता है वो आप लोग नोट करते जरूर चलें। द ग्रुप माइंड नामक बुक के लेखक कौन है? तो द ग्रुप माइंड जो बुक है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, मैकडूगल की ये बुक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। गांधीवादी राज्य का सच्चा आधार क्या है? गांधीवादी राज्य का सच्चा आधार सभी जानते हैं, सहयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, सामाजिक समझौते के समर्थक विद्वान है, तो ये मैकडूगल, हॉब्स, स्पेंसर। तो इनमें से जो सामाजिक समझौते का केवल कौन है? हॉब्स है, हॉब्स, लॉक, रूसो, अभी हमने डिस्कस किया था। अगला देखिए, संप्रभुता की प्रकृति कैसी है? संप्रभुता की प्रकृति कैसी होती है? मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए आज के। तो इसकी प्रकृति कानूनी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, समाज अथवा राज्य को सामूहिक मस्तिष्क मानने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो सामूहिक मस्तिष्क का ही सिद्धांत है जो समाज और राज्य को एक ग्रुप ऑफ माइंड मानता है। वयोवृद्ध लोगों की परिषदें किस में महत्वपूर्ण है? कौन किस में जो है, जो परिषदें होती हैं वो वयोवृद्ध लोगों की ही होनी चाहिए। तो इसका आंसर है आदिम समाज में, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा उपयोगितावादी चिंतक है? देखिए, उपयोगितावादी चिंतक जो है आपके वो जेएस मिल हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये पॉलिटी से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये एमसीक्यूज हैं, तो ये आपके एलटी एसएसटी वाले पोर्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रजातंत्र में बाल विकास के समय महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रजातंत्र में बाल विकास के समय महत्वपूर्ण स्थान आपका होता है इसका अध्यापक का, ऑप्शन नंबर सी। मुदालियर आयोग के अनुसार जनतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मुदालियर आयोग के अनुसार बताना है। तो जनतंत्र में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुदालियर आयोग के अनुसार लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। जनतंत्र में शिक्षा होती है, जनतंत्र यानी जो प्रजातंत्र है आपका, इसमें शिक्षा किस तरह की होती है? तो ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रजातंत्र में शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाती है। प्रजातंत्र में शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाती है। किससे प्राथमिकता प्रदान की जाती है? सही आंसर है आपका जन शिक्षा को, ऑप्शन नंबर ए, कि सभी लोगों तक शिक्षा पहुंचे। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत हमें बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा जियो और जीने दो। जियो और जीने दो मुख्य सिद्धांत है लोकतंत्र का। शिक्षा में जनतंत्रीय विचारधारा का प्रभाव किन बातों पर पड़ा है? जनतंत्रीय विचारधारा का प्रभाव किन बातों पर पड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए, समान अवसर प्रदान करना तथा व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर करना, ये भी, इस पर भी जनतंत्रीय विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। निःशुल्क अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जनतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यही तो सभी जो हैं जनतंत्र के मूल सिद्धांत हैं। परंपरागत भारतीय समाज के प्रमुख समूह, वर्ग तथा संगठन कौन से हैं? तो परंपरागत भारतीय समाज के प्रमुख समूह, वर्ग और संगठन तो यही है, जाति, व्यावसायिक समूह है, धार्मिक समूह है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रजातंत्र मुख्यतः सहयोगी जीवन का एक ढंग है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सही आंसर आपका है, ये कैंडल की डेफिनेशन है, प्रजातंत्र मुख्यतः सहयोगी जीवन का एक ढंग है। एक अगेन इंपॉर्टेंट है, एक आदर्श रूप में लोकतंत्र जीवन की एक विधि है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं उसके उत्तरदायित्व पर आधारित है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा आपकी ILAV कैंडल ने दी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक सुरक्षा संबंधी दो निर्देशक तत्व किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं वो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। आपके लिए क्वेश्चन है, कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व भी हमारे टॉपिक में, तो मैंने सारे टॉपिक से कुछ कुछ महत्वपूर्ण MCQs उठाए हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा है प्रोफेसर MB पायली ने, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए,
राज्य राष्ट्र के हित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत बलात् एवं मानव श्रम की बेकारी को आप पर थोप सकता है? तो बलात् श्रम और बाल श्रम का निषेध एक तरह से कौन सा आर्टिकल आपको कहता है? तो ये आर्टिकल है आपका 23, और 23 जो है ये बलात् श्रम यानी मानव श्रम की बेकारी, और अगर बाल श्रम की बात आए यानी बच्चों को श्रम करने से रोकने वाला, तो वो आर्टिकल आपका 24 आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के 1978 में पारित 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा अधिकार अब एक मूल अधिकार न रहकर केवल संवैधानिक अधिकार रह गया है? तो सभी को पता है कि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रथम बार संविधान में नागरिकों के विषय में निर्दिष्ट किया गया, क्या निर्दिष्ट किया गया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संगठन को निर्दिष्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित हैं। तो 51 क में क्या वर्णित हैं? तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, और 51 क में आपका वर्णित है फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें है, यानी मौलिक कर्तव्य हैं आपके। अगला देखिए, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आप लोग आसानी से आंसर कर पा रहे होंगे। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 और 24 में आपका क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें बाल श्रम बलात् श्रम आ गया आपका। समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में अवस्थित है। समानता का अधिकार किन किन अनुच्छेदों में है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 14 से और 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 तक आपका समानता का अधिकार है। हम डिटेल में पढ़ चुके हैं थ्योरी सेक्शन में। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो रिवाइज कर लीजिए, इस टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया गया है आपका। सचिवालय संबंधित होता है, सचिवालय किस से संबंधित होता है? तो सचिवालय आपका देखिए शिक्षा मंत्री से भी, उप शिक्षा मंत्री से भी, उपरोक्त दोनों से ही है। राज्य के शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी होता है। राज्य के शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी आपका शिक्षा मंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्य का, जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्य का वो कौन होता है? तो वो होता है आपका राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धारा 19 किससे संबंधित है? जो आपका धारा 19 है वो किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका धारा जो 19 है आपका, धारा 19 आपकी जाति से संबंधित है, आर्टिकल नहीं है, धारा की बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका जो 5th यूनिट है जहाँ पर आपके आयोग वगैरह भी दिए गए हैं, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आपका है राधाकृष्णन आयोग, भी हम उसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता वह विश्वास है जो कि राज्य नैतिकता, शिक्षा आदि को धर्म से स्वतंत्र रखता है। यह किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया आपका चैम्बर्स डिक्शनरी में, चैम्बर्स। अगला आपके लिए आसान सा प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, सभी को पता है। संविधान का निर्माण किया था, किसने संविधान का निर्माण किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रतिनिधियों ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्याय के अधिकार के अंतर्गत संविधान न्याय को किन क्षेत्रों में प्रदान करने पर बल देता है? तो न्याय के अधिकार के अंतर्गत संविधान न्याय को किन क्षेत्रों में प्रदान करने पर बल देता है? तो सभी क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी हो जाएगा आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना श्रीमाली समिति के सुझाव के आधार पर कब हुई? ये ध्यान रखिए यहाँ से कि जो उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना है वो श्रीमाली समिति के सुझाव पर हुआ है, और इस वर्ष हुई है। तो ये आपको आंसर करना है, जो आपका ये 1956 में हो गया था, ऑप्शन नंबर सी श्रीमाली समिति याद रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा समिति, अगेन ये आप याद कर लीजिए, होगा कि 2-4 आपको ऐसी समितियां दे देगा या ऐसे इंस्टीट्यूट दे देगा और सामने ईयर्स लिख के दे देगा, तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन देगा। इतना इजी नहीं देगा कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन का आपको ईयर पूछ लिया, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। सही आंसर आपका हो जाएगा 1957। अगला देखिए, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद 1955। यूजीसी की स्थापना तो सभी को पता है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपका 1953 में। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना MHRD,
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट डेवलपमेंट, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1985 में, और अब इसको जो है वापस एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया गया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शिक्षा विभाग स्थापित किया गया था, शिक्षा विभाग ही हमारा कब स्थापित हुआ है, ये हमें पता होनी चाहिए, बेसिक बात है। 1910 में, 1910 में। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस सन में हुई थी? तो अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद 1920 में। निम्नलिखित में से कौन सी डिवीजन एनसीसी में नहीं है? कौन सी डिवीजन? तो एनसीसी वाले बच्चे आसानी से बता सकते हैं इसको। सीनियर डिवीजन होता है, जूनियर डिवीजन होता है, गर्ल्स डिवीजन होता है, एडल्ट डिवीजन कोई डिवीजन नहीं होता ना एनसीसी में। अगला क्वेश्चन है, नेहरू युवा केंद्र किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो नेहरू युवा केंद्र आपके 1972 से प्रारंभ हुए थे। राष्ट्रीय कैडेट कोर का, ये एनसीसी का शुभारंभ पूछ रहे हैं, तो एनसीसी का शुभारंभ कब से हुआ था? तो ये आपका 1948 से हुआ। एनएसएस भी पूछ लिया, एनएसएस की स्थापना कब हुई? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1969 में हुई थी। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील जो योजना है आपकी, इसकी ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो मैंने बताया ये जो एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं, ये इंस्टीट्यूट हैं हमारे पास, तो अगले यूनिट में भी काम आएंगे। ये सही आंसर है इसका, 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील स्कीम शुरू हो गई थी। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 हैं मूल रूप से। इस देश के संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के दर्शन को ग्रहण, हमने जो है डीपीएसपी वो कहाँ से लिए हैं, ये सब पढ़ा है मैंने थ्योरी सेक्शन में कि कहाँ से लिया गया है, क्या इसका महत्व है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे एजुकेशन के संबंध में, तो सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आयरलैंड के संविधान से हमने ये लिए हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची शामिल की गई? तो 10वीं अनुसूची जो है आपका ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई थी। भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता या प्रावधान वाद योग्य है, यानी जस्टिसेबल है, यानी जिसके लिए आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं? तो वो क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। संसदीय सरकार की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके संविधान से ली गई है? संसदीय सरकार की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आपके इंग्लैंड के संविधान से। भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के पाठ का उद्देश्य क्या है? तो हमारी जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित की गई है। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? तो ये हमने यूके से ली है, यूनाइटेड किंगडम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से बताना है कि विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, भारत एक संघात्मक राज्य है, बिल्कुल है। भारत में संसद की सर्वोच्चता है, ये भी है। भारत एक गणतंत्र राज्य है, ये भी है। भारतीय संविधान एक कठोर, अनमनीय, इसका मतलब होता है कि जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान कुछ मामलों में कठोर है और कुछ मामलों में आपका एक तरह से लचीला भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक शासन का गुण नहीं है? एकात्मक शासन का गुण जो नहीं है, देखिए, स्थायी सरकार एकात्मक शासन में होती है, व्यय की कमी एकात्मक शासन, निर्णय में शीघ्रता एकात्मक शासन होगा, तो निर्णय में शासन शक्ति का विभाजन जो है एकात्मक शासन का गुण नहीं है, ये लोकतांत्रिक सरकारों में होता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, तो ये भी हमने बोला था, डिटेल में डिस्कस किया था, ये हो जाएगा आपका 42nd अमेंडमेंट। भारतीय संविधान विभाजित है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 22 भाग हो गया, आसान सा प्रश्न हो गया। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो जो आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं, इनमें से संघ सूची के 100 विषय हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? भारतीय संविधान से संबंधित जो नहीं है, तो हमारे यहाँ क्या नहीं है? दोहरी नागरिकता नहीं है, बाकी संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और सेक्युलरिज्म भी है। भारतीय संविधान भारत को निम्न में से किस रूप में उल्लेख करता है? तो भारतीय संविधान हम क्या लिखते हैं कि भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में 12 हो गई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज आपके 51 के ए में हो गई। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मूल अधिकारों पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? तो वो राष्ट्रपति लगा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, इनका वर्णन किस भाग में किया गया है? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन हो गया। तीसरे भाग में आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए। पहले में संघ तथा राज्य हो गए, दूसरे में नागरिकता हो गई, तीसरे में आपके
फंडामेंटल राइट्स हो गए। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो मूल जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी, इनको शामिल किया गया था आपका कौन से 42वें संविधान संशोधन द्वारा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार हमें बताना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल 32, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा आप जो है, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय की शरण। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को कौन स्थगित कर सकता है? तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें संसद द्वारा स्थगित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 4 तरह की रेट है आपकी, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार अपेक्षा है, सर्व क्षमा इनमें से नहीं है। चौथा इनमें उत्प्रेषण लेख होता है, उत्प्रेषण। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है? इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य भी हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है। तो इनमें से क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग, ये मौलिक कर्तव्य है, बाकी तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को आश्वासित करता है? तो स्वतंत्रता का अनुच्छेद, ये रिपीट हो गया हमारा क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया था, 19 से 22 हो गया आपके स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी पिछले में समतागत। भारत का संविधान मूलभूत अधिकारों को कितने शीर्षकों में विभाजित करता है? यानी जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने प्रकार के हैं? सिंपल सा घुमा के पूछ लिया तो 6 प्रकार के हैं। अगर देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हो गए, पहले 7 है अब 6 हो गए। निम्नलिखित भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 44वें संशोधन द्वारा कौन सा मूल अधिकार निरस्त किया गया? तो 44वें संशोधन के द्वारा आपका एक ही को निरस्त किया गया है, संपत्ति का अधिकार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वाद योग्य है, यानी न्याय योग्य क्या है? तो इनमें से मौलिक अधिकार है। देखिए, किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया? तो मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था आपका 1976 में, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए, हमने डिस्कस कर ही चुके हैं। और नीति निर्देशक तत्वों का विचार निम्नलिखित में से किस देश से ग्रहण किया? तो ये भी वही हो गया, आयरलैंड हो गया। 44वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, जिसके द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों को एक और तत्व जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था, ये बताना है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ये सारे ऑप्शन ही एक तरह से गलत हैं, तो 1978 में हुआ था आपका 42nd अमेंडमेंट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वाद योग्य नहीं है, यानी जिसको पूरा ना होने पर आप न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते हैं? तो वो आपके डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। भूमि सुधार कानूनों को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो भूमि सुधार संबंधी जो कानून है वो आपकी अनुसूची है 9वीं अनुसूची, भूमि अधिग्रहण से संबंधित 9वीं अनुसूची आपकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक के समान है जिनका भुगतान बैंक समर्थ होने पर ही कर सकता है। तो एक तरह का चेक माना है नीति निर्देशक तत्व पर। बैंक समर्थ होने का मतलब है कि राज्य अगर सक्षम होगा तभी वो नीति निर्देशक तत्वों को अपने नागरिकों को मुहैया करवा सकता है। अगर राज्य सक्षम नहीं है तो वो कुछ ऐसे कार्य नहीं कर सकेगा। तो इसका ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सही आंसर आपका ये केटी शाह का है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध को परिभाषित करने वाला कथन कौन सा है? तो लगभग सभी टॉपिक यूनिट 1 के यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे, और आपको इजी टू मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको कथन कारण वाले भी मिलेंगे, तो टकटकी लगाकर वीडियो को देखना है, अटेम्प्ट करते हुए चलना है, और फाइनल स्कोर आपका कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो शिक्षा और दर्शन पहला जो हमारा टॉपिक था इस यूनिट का, तो इस संबंध को परिभाषित करने वाला कथन हमें चुनना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है, ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों और विधियों का मार्गदर्शन करता है, ये सही कथन है। शिक्षा और दर्शन का कोई संबंध नहीं है। हमने पढ़ा था कि शिक्षा और दर्शन का गहन संबंध है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक दूसरे में ये अंतर्निहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रकृतिवाद क्या कहता है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्रता की ये बात करते हैं, उन्हें प्रकृति में छोड़ देना चाहिए, प्रकृति के अनुसार वो सीखें, यानी उनका प्राकृतिक विकास करना। अगला क्वेश्चन है,
किस दर्शन का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना है? कौन सा दर्शन मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना है? तो इनमें से अगर बात की जाए तो इनमें से जो है ये जो दर्शन है प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है समाज में परिवर्तन लाना है। प्रयोजनवाद जो जिसके जॉन डीवी जो है समर्थक रहे हैं। जॉन डीवी एक तरह से इसके फाउंडर भी माने जाते हैं। आदर्शवाद दर्शन के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो इनमें से प्रमुख आदर्शवादी आपको बताने हैं। डीवी आपके अभी बताया हमने प्रयोजनवाद के हो गए, एरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस। तो इनका कहीं न कहीं आदर्शवाद में योगदान है, लेकिन अगर प्रमुख समर्थक की बात करें तो वो प्लेटो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से शिक्षाविद ने अनुभव को शिक्षा का आधार माना? तो ये अनुभववादी शिक्षा ये प्रैग्मेटिज्म की देन है, यानी प्रयोजनवाद की देन है। प्रयोजनवाद के जो फाउंडर हैं या प्रयोजनवाद से संबंधित इनमें से सिंपल सा है जॉन डीवी है, और जॉन ड्यूई भी लिखा होगा कहीं पे नाम, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, रूसो के शिक्षा दर्शन होगा ये, रूसो के शिक्षा दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? रूसो जो है प्रकृतिवाद के जनक हैं। रूसो प्रकृतिवाद से संबंधित हैं और प्रकृतिवाद का जो प्रमुख सिद्धांत है वो प्राकृतिक शिक्षा ही है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी के शिक्षा सिद्धांत में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? गांधी जी के शिक्षा सिद्धांत का बताना है कि मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया है। तो गांधी जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक शिक्षा की इन्होंने बात की है। तो इसके अलावा मुख्यतः किस पर बल दिया है? सैद्धांतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। तो इन्होंने शारीरिक श्रम और नैतिकता पर बल दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जॉन डीवी जैसे कि बताया प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है, तो इनके अनुसार शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? देखिए, इसमें समाज का विकास करना जो है ये मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सावित्रीबाई फुले ने किस क्षेत्र में शिक्षा का अधिक प्रचार किया? देखिए, सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अभी इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, धीरे धीरे ये मॉडरेट होते जाएंगे। सावित्रीबाई फुले की अगर बात की जाए तो सावित्रीबाई फुले को भी हमने पढ़ा था डिटेल में, इनके क्या क्या कार्य थे एजुकेशन। तो इन्होंने बालिका शिक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो बालिकाओं की शिक्षा हो जाएगा। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो स्वामी विवेकानंद की अगर बात की जाए तो इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य हमें बताना है। तो स्वामी विवेकानंद ने मुख्यतः जो है आध्यात्मिकता का विकास पर बल दिया था। तो आध्यात्मिकता का विकास स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के किस सिद्धांत पर बल दिया? तो टैगोर की अगर बात की जाए, टैगोर का जो शिक्षा दर्शन है, इन्होंने जो है बात की है समग्र शिक्षा की। तो इनमें से अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो समग्र शिक्षा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अध्यापन और दीक्षा के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अध्यापन और दीक्षा के बीच ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा कि आप अध्यापन यानी जो शिक्षण है उसको और जो दीक्षा ली जाती है उसमें अंतर कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, अध्यापन औपचारिक होता है जबकि दीक्षा अनौपचारिक होती है। बिल्कुल सही बात है। जो अध्यापन है ये औपचारिक है, समय फिक्स है, नियम है, इसके नियमों के अनुसार चलना होता है, लेकिन दीक्षा क्या है? अनौपचारिक होती है। कुछ भी आप बेहतर ज्ञान प्राप्त करते हैं या कुछ अच्छा अनुभव सीखते हैं, कुछ अच्छा व्यवहार सीखते हैं, तो वो सब आपका दीक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। अध्यापन में अनुशासन होता है जबकि दीक्षा में स्वतंत्रता होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अध्यापन में विषय का ज्ञान दिया जाता है जबकि दीक्षा में मूल्य और नैतिकता सिखाई जाती है। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षा का कौन सा स्रोत पारंपरिक शिक्षा का हिस्सा नहीं है? यानी इनमें से अगर बात की जाए तो कौन सा सोर्स है ऐसा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन का पार्ट नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए, परिवार जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन, विद्यालय, समुदाय, इंटरनेट, इनमें से जो है ये मॉडर्न है, ट्रेडिशनल नहीं है। अगला देखिए, 21वीं सदी में शिक्षा के मुख्य मुद्दों में क्या शामिल नहीं है? यानी 21वीं सदी के जो मुख्य मुद्दे हैं शिक्षा के, इनमें से क्या उसमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल विभाजन शामिल है इसमें, नैतिकता का पतन भी धीरे धीरे हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। शारीरिक शिक्षा का अभाव, तो शारीरिक शिक्षा का अभाव भी नहीं है, शारीरिक शिक्षा का अभाव नहीं है 21वीं सदी की शिक्षा में। तकनीकी प्रगति तो है ही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए मिल सकते हैं। अब एक टॉपिक हमने बहुसंस्कृतिवाद भी पढ़ा था, मल्टीकल्चरिज्म, और ये आपका यूनिट 4 में भी एक टॉपिक था। तो दोनों के लिए हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस किए थे। जो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं वो तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, एकल संस्कृति को प्रोत्साहन देना, बहुसंस्कृतिवाद का महत्व बताना है, तो एकल संस्कृति को प्रोत्साहन देना इसका महत्व नहीं है। दूसरा, विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और सम्मान बढ़ाना, तो ये स्टेटमेंट सही है। इनमें से देखिए, केवल विदेशी संस्कृतियों का अध्ययन करना, शिक्षा के पाठ्यक्रम को जटिल बनाना, केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो ये भी टॉपिक डिस्कस किया था, राष्ट्रीय एकता शिक्षक की क्या भूमिका है, इसके लिए अलग से टॉपिक डिस्कस किया था। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है, इसमें सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करना जो है ये शिक्षक की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस मूल्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिए, हमारी जो जब आप प्रेम्बल पढ़ते हैं तो उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तीनों वर्ड्स हैं, धन संपत्ति का वर्णन उसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, अब आपके पास कथन और कारण वाला एक प्रश्न है। कथन ए कहा गया है कि वैश्वीकरण शिक्षा के लिए चुनौतियों का निर्माण करता है। वैश्वीकरण जो है, यानी जो ग्लोबलाइजेशन है, वो शिक्षा के लिए चुनौतियों का निर्माण करता है। हाँ, शिक्षा के लिए चुनौतियों का निर्माण कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है, हम अलग अलग देशों के एजुकेशन देख रहे हैं, तो हमारी शिक्षा के लिए या जो अलग अलग देशों की शिक्षा के लिए चुनौतियों का निर्माण हो रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। वैश्वीकरण के कारण शिक्षा में असमानता बढ़ रही है, असमानता नहीं बढ़ रही है। वैश्वीकरण के कारण जो है शिक्षा में धीरे धीरे समानता लाने का, वैश्वीकरण किया ही इसलिए जा रहा है ताकि शिक्षा में समानता लाई जा सके। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वैश्वीकरण के संदर्भ में क्या है कि एक तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धा करना, इनमें से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा और समाजशास्त्र के बीच संबंध को परिभाषित करने वाला कथन कौन सा है। शिक्षा और समाजशास्त्र के बीच संबंध को परिभाषित करने वाला कथन हमें इनमें से चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए है, नहीं, शिक्षा समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देती है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। बाकी के भी चेक कर सकते हैं, समाजशास्त्र का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, गलत हो गया। केवल आर्थिक विकास के लिए है, ये भी गलत हो गया। शिक्षा को एक निवेश के रूप में देखने का क्या अर्थ है, यानी शिक्षा को हम एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, इसका क्या मीनिंग है। तो इसका मीनिंग है आपके लिए कि शिक्षा पर जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोग अपनी शिक्षा पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपको सामाजिक लाभ भी देगा, आर्थिक लाभ भी देगा। तो मूल्य केवल डिग्री के लिए होता है। सही आंसर जो है वो सामाजिक और आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है, इतनी आपने एजुकेशन पे निवेश किया है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तभी वो आपको आर्थिक, एक शिक्षित व्यक्ति जो है कुछ न कुछ बेहतर काम कर लेता है। अगला देखिए, विद्यालय को समाज के परिवर्तन का एक एजेंट क्यों माना जाता है। कि विद्यालय को सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, तो क्यों माना जाता है। क्यों, यह केवल ज्ञान प्रदान करता है, नहीं, ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ ये सामाजिक और नैतिक मूल्यों का प्रसार भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षक को एक सामाजिक सुधारक माना जाता है क्योंकि वह क्या करता है, शैक्षणिक ज्ञान देता है, समाज में नैतिकता और मूल्य स्थापित करने में योगदान देता है, प्रशासनिक कार्य करता है, या केवल परीक्षा आयोजित करता है। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका समाज में नैतिकता और मूल्य स्थापित करने में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का उद्देश्य क्या है। इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है, ये भी एक टॉपिक है हमारे पास, और इसका उद्देश्य क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि केवल धार्मिक ज्ञान प्रदान करना, नहीं, आध्यात्मिकता, नैतिकता और सांस्कृतिक ज्ञान का प्रचार, ये भारतीय ज्ञान प्रणाली का उद्देश्य है। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है उसका उद्देश्य है कि आध्यात्मिकता, नैतिकता और सांस्कृतिक ज्ञान का प्रसार करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है। मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम की भूमिका हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, पाठ्यक्रम की भूमिका की बात करनी है, तो केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना नहीं, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का समावेश करना जो है मूल्य संवर्धन में है। मूल्य संवर्धन भी हमारे पास एक टॉपिक था। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमें बताना है। तो सिंपल सा हो गया, पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता बढ़ाना जो है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो गया। प्रगतिशील शिक्षा के किस दार्शनिक ने शिक्षा के अनुभव पर जोर दिया है।
यानी प्रगतिशील शिक्षा का कौन सा ऐसा दार्शनिक है जिसने शिक्षा के अनुभव पर जोर दिया है? तो अनुभववादी जो हैं इनमें से जॉन डीवी हो गए और यही प्रैग्मेटिस्ट प्रयोजनवादी भी ये हैं। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय का ज्ञान देना या विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, केवल परीक्षा की तैयारी करवाना या विद्यार्थियों में अनुशासन का विकास करना? अध्यापन का अगर इनमें से मुख्य उद्देश्य देखिए अनुशासन का विकास करना भी जरूरी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य की अगर बात की जाए तो विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना यानी सर्वांगीण विकास मुख्य कार्य होता है अध्यापन का। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और समाज का आपसी संबंध किस दार्शनिक के अनुसार है? शिक्षा और समाज का आपसी संबंध जो है किस दार्शनिक के अनुसार है? तो यहाँ पर जो है ये शिक्षा और समाज का जो आपसी संबंध है, समाज के विकास की बात किसने की थी? प्रयोजनवादियों ने की थी यानी जॉन डीवी ने की थी। सत्य और यथार्थ के अध्ययन पर जोर देने वाला दर्शन कौन सा है? तो ये आपके लिए आसान सा प्रश्न हो गया एक कि कौन सा दर्शन है जो सत्य और यथार्थ यानी यथार्थवाद, तो यथार्थवाद हो जाएगा। हमने पढ़े हैं सारे दर्शन। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली का प्रमुख तत्व क्या है? जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा बोलते हैं या नई तालीम भी इसको बोला गया था, नई तालीम जो बेसिक शिक्षा प्रणाली थी इनकी, वर्धा शिक्षा सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो है प्रमुख तत्व हमें चुनना है। तो इसका प्रमुख तत्व की अगर बात की जाए, धार्मिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि गांधी जी ने नैतिक शिक्षा पर भी बल दिया था, धार्मिक शिक्षा पर भी बल दिया था, व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी वो बात करते हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा के लिए उन्होंने शारीरिक श्रम और आत्मनिर्भरता को विशेष फोकस किया था, जो फिर से एक बार 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इसको शामिल करने पर बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है फिर से यहाँ पर जो स्किल की एजुकेशन है उस पर बात की जा रही है। और फिर से कथन कारण है, कथन ए है स्कूल समाज का एक मिनिएचर रूप है यानी मिनिमम रूप है, लघु रूप है एक तरह से समाज का। स्कूल जो है समाज का एक लघु रूप है। कारण इसके लिए दिया गया है कि स्कूल समाज के विभिन्न तत्वों और मूल्यों को विद्यार्थियों के जीवन में शामिल करता है। तो क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा? क्या ए और आर दोनों सही है? आर ए की सही व्याख्या कर रहा है या ए आर दोनों है सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है और आर गलत है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्कूल समाज का लघु रूप है, ये स्टेटमेंट था किसी दार्शनिक का। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन तो ये एक्स्ट्रा है आज का, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा था? कारण बताया गया है कि स्कूल समाज के विभिन्न तत्वों मूल्यों को विद्यार्थियों के जीवन में शामिल करता है, तो कारण भी सही है और जो कारण है वो इस कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कथन दिया गया है जॉन डीवी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य समाज को बदलना है। ये बिल्कुल सही बात है, हमने कई बार इसी वीडियो में ये स्टेटमेंट पढ़ लिया है। और दूसरी बात की गई है, कारण इसके लिए दिया गया है क्योंकि डीवी जो है शिक्षा में अनुभव और प्रयोग को मुख्य मान्यता दी थी। तो ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, यानी कथन आपका सही है और कथन की व्याख्या ये कारण कर रहा है, यानी ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, फिर से कथन दिया गया है शिक्षा समाज के आर्थिक विकास में सहायक है, बिल्कुल सहायक है, और कारण दिया गया है शिक्षा व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। तो बिल्कुल अब कारण भी सही है, कथन भी सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए कथन दिया गया है आपको कि नैतिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में नैतिकता और सद्गुणों का विकास करना है। कथन बिल्कुल सही है और कारण दिया गया है नैतिक शिक्षा बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करती है। तो केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करती है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा जो है धार्मिक शिक्षा के साथ साथ इच्छा, आचरण, व्यवहार की शिक्षा भी प्रदान करती है, यानी ए सही है और आर जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा कि शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है बल्कि जीवन ही है? यानी शिक्षा केवल जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही शिक्षा है। और स्टेटमेंट आपको याद आ रहा होगा, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को नोट भी करवाया था जब पढ़ा रहे थे इस टॉपिक को। तो सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ये जॉन डीवी का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक का कौन सा गुण राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सहायक होता है? विषय ज्ञान है, अनुशासन प्रियता है, समानता और निष्पक्षता है या कड़ी मेहनत है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा समानता और निष्पक्षता जो है वो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सहायक होता है।
कौन सा सिद्धांत शिक्षा में विद्यार्थियों के आत्मनिष्ठ विकास पर जोर देता है? अब इनमें से कौन सा दर्शन है जो आत्मनिष्ठ विकास पर जोर देता है? तो इनमें से अगर देखा जाए यानी आत्मनिष्ठ विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं, या स्वयं के विकास पर जो बल देता है, तो वो इनमें से जो है प्रकृतिवाद हो गया सही आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है? सर्वोत्तम लक्ष्य पूछा गया विवेकानंद के अनुसार। ऑप्शन देख लीजिए, नौकरी प्राप्त करना, ज्ञान का संचय, आत्मबोध और आत्मविकास, या फिर सामाजिक सेवा। सही आंसर है आत्मबोध और आत्मविकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा में समग्र विकास का क्या मतलब है? समग्र विकास का मतलब होता है सभी प्रकार के, यानी जो व्यक्ति के सभी पक्ष हैं, सभी पक्षों का विकास, शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी और नैतिक भी। अगला प्रश्न है, गिज्जू भाई बढ़ेका, याद आ रहा है नाम इनका, ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? चलो एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, इनके उपनाम हमने कुछ पढ़े थे, आपको जो याद आ रहे हैं। अच्छा, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ईमानदारी से क्या कीजिए, आपको जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने मार्क्स टाइप किया कीजिए। और अगर मैंने पूछा गिज्जू भाई बढ़ेका के जो उपनाम है, अगर आपके दिमाग में एक्चुअल टाइम पे आ रहे हैं तो आप लिखिए, नहीं आ रहे हैं तो कोई ना कोई लिखेगा, और कोई नहीं लिखेगा तो मैं जरूर लिख दूंगा, तो आपका रिवीजन वैसे भी करवा दिया जाएगा। लेकिन आप जो है ईमानदारी से आंसर कीजिए कि एक्चुअल टाइम में इसका आंसर आप कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप गूगल की मदद ले लोगे। तो इनका जो है विशेष योगदान बाल शिक्षा पे था। ऑप्शन नंबर बी, इनके उपनाम आपको बताने हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसका उद्देश्य क्या है? केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना? इसका उद्देश्य है व्यक्तियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए तैयार करना। आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? भौतिक सत्य की खोज, नैतिक और आध्यात्मिक सत्य की खोज, वैज्ञानिक अनुसंधान, या व्यावसायिक कौशल का विकास? सही आंसर आपका है नैतिक और आध्यात्मिक सत्य की खोज। शिक्षा के द्वारा समाज में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा समाज में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? केवल शैक्षणिक ज्ञान द्वारा, नैतिक और सामाजिक मूल्यों के समावेश द्वारा, खेल और शारीरिक शिक्षा द्वारा, आर्थिक शिक्षा द्वारा। तो मुख्य जो है नैतिक और सामाजिक मूल्यों के द्वारा जो है समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। कौन सा दर्शन शिक्षा में क्यों और कैसे पर बल देता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन है जो क्यों और कैसे पर बल देता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रैग्मेटिज्म या प्रकृतिवाद। आंसर है आपका प्रैग्मेटिज्म, जो है क्यों और कैसे पर यानी तर्क पे बल देता है ये। फिर से कथन कारण है, कथन है कि भारतीय संविधान शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। बिल्कुल देता है। कौन सा अमेंडमेंट है ये कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज में ये था और इसको फंडामेंटल राइट्स में लाया गया। कौन सा अमेंडमेंट था? ये भी आपके लिए एक और क्वेश्चन हो गया। कारण दिया गया है, शिक्षा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है ताकि वह समाज में समान अवसर प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण दिया गया है आर, वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया? तो ये वो वाली डेट है जो आपकी प्रियम्बल पर लिखी होती है। थोड़ा सा प्रियम्बल भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक दो बार, ताकि क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रियम्बल के वर्ड्स दे देता है अरेंज करने को। एक स्टेटमेंट यहाँ से दे देगा, प्रियम्बल से दो तीन स्टेटमेंट, फिर आपको अरेंज करने को बोलेगा कि सही क्रम में इनको लगाइए। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्रियम्बल थोड़ा सा पढ़ के जाना जरूरी है। इसका जो सही आंसर है ये तो आपको पता ही है, 26 नवंबर 1949। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपको पता ही है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म महासभा में कब भाषण दिया था? तो अगेन ये तो ध्यान होना चाहिए, ईयर अगर आपको ध्यान है तो आसानी से 1893 में। अगला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले ने पुणे में पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया था? सावित्रीबाई फुले ने पुणे में पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया था? अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ईयर्स दिए गए हैं, तो ये आपको एज इट इज याद ही करने पड़ेंगे। इनके लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि आप अपनी समझ के आधार पे लगा दोगे। तो सही आंसर है 1848। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अन्याय और जातिवाद के खिलाफ अपना पहला भाषण कब दिया था? तो ये इन्होंने दिया था 1927 में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो एक और क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले ने पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित? ये तो हो गया। रविंद्रनाथ ठाकुर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? शांति निकेतन की स्थापना जो है
कब की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति निकेतन क्वेश्चन आपके पास बन सकता है भाई, जीएस में भी बन सकता है क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि शांति निकेतन जो है वर्तमान में क्यों चर्चा में है, तो शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका 1901। जवाहरलाल नेहरू ने मूल्य शिक्षा पर अपने विचार कब प्रस्तुत किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने मूल्य शिक्षा पर 1959 में अपने विचार